एक गांव था जिसका नाम कंचनपुर था। कंचनपुर बड़ा ही खुशहाल और हरियाली से लबरेज गांव था। वहां के सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। उस गांव में एक प्रसिद्ध ज्योतिषी भी रहते थे जो भविष्यवाणियां किया करते थे। अब तक आचार्य योगदत्त की कोई भी भविष्यवाणी गलत साबित नहीं हुई थी। गांव के लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे और उनकी भविष्यवाणी को पत्थर की लकीर मानते थे। हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर आचार्य जी गांव में एक भव्य यज्ञ का आयोजन करते थे, जिसकी तैयारी पूरे गांव के लोग मिलकर करते थे। आने वाले कल को कार्तिक पूर्णिमा थी और गांव के सभी लोग इस यज्ञ की तैयारी में जोर शोर से लगे हुए थे। इसी गांव में शकुंतला नाम की एक औरत अपने पति कैलाश के साथ रहती थी। शकुंतला भी यज्ञ की तैयारी में जुटी हुई थी, लेकिन इस बार उसकी खुशी का कारण कुछ और भी था। वह गर्भवती थी। उसने अपने पति से कहा, देखो जी, कल हम आचार्य जी से अपने बच्चे के भविष्य के बारे में पूछेंगे। भगवान से उसके लिए प्रार्थना भी करेंगे। आप क्या कहते हैं? कैलाश मुस्कुराते हुए शकुंतला के पास आता है और कहता है, हाँ हाँ, जरूर पूछेंगे आचार्य जी से, और यह भी पूछेंगे कि लड़का होगा या लड़की, क्योंकि मुझे तो लड़की चाहिए। शकुंतला हंसते हुए कहती है, अच्छा जी, ठीक है, जो भी पूछना है कल पूछ लेंगे। अभी रात बहुत हो गई है, सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठना भी है। इतना कहकर वे दोनों खाना खाने लगते हैं। बहुत सारी बातें करने के बाद वे अपने घर का दरवाजा बंद करके सो जाते हैं। अगली सुबह का इंतजार करते हुए सुबह होते ही सूरज निकल आया था और पूरा गांव सज चुका था। हर कोई अपनी अपनी पूजा की तैयारी करके पूजा स्थल की ओर जा रहा था। आचार्य जी अग्निकुंड के सामने बैठकर यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। उनके साथ 4 और पंडित भी बैठे हुए थे। गांव के सभी अमीर लोग आगे बैठे थे और बाकी लोग पीछे खड़े थे। शकुंतला और कैलाश भी उसी भीड़ में खड़े हो गए। शकुंतला अपने हाथ में पूजा की थाली ली खड़ी थी, लेकिन भीड़ की वजह से थाली बार बार उसके हाथ से छूटने लगी। शकुंतला थाली को संभालते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करती है, जिससे वह लड़खड़ाने लगती है। कैलाश उसे पीछे से पकड़ लेता है और थाली अपने हाथ में ले लेता है। वह शकुंतला से कहता है, क्यों शकुंतला, क्यों आगे जाने की कोशिश कर रही हो? कहीं गिर जाओगी? यहीं पर खड़ी रहो, थाली मैं संभाल लेता हूं। कैलाश कहता है, पंडित जी से मिलकर आता हो, और यह कहते हुए वह आगे बढ़ता है पंडित जी को पूजा की थाली देने के लिए। सभी पूजा की थालियां एकत्र हो जाती है। पंडित जी और आचार्य जी पूजा शुरू करते हैं और सभी लोग हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। पूजा के समाप्त होते ही सब खड़े होकर भगवान के नाम की जय जयकार करते हैं। आचार्य जी आरती के बाद लोगों का भविष्य देखने के लिए एक जगह पर बैठ जाते हैं। लोग एक पंक्ति में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। शकुंतला और कैलाश भी उस पंक्ति में लग जाते हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हुए। जब शकुंतला की बारी आती है, आचार्य जी उसे बुलाते हैं। आचार्य जी बाकी लोगों से कहते हैं कि जो लोग आज नहीं मिल पाए वे कल मेरे आश्रम आ सकते हैं और सुबह की पूजा के बाद मैं उनकी मदद करूंगा। शकुंतला जल्दी से आचार्य जी के पास जाकर कहती है, आचार्य जी, मैं कई दिनों से इस दिन का इंतजार कर रही थी। मेरे बच्चे के भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। कृपया मुझे अभी बता दीजिए। मैं इतनी दूर आपके आश्रम नहीं आ सकती। आपका आश्रम गांव के किनारे पर है और मैं गांव के बीच में रहती हूँ। आप जानते हैं कि यह घाव कितना गहरा है और मेरे लिए इतनी दूर चलकर आना मुमकिन नहीं है। अब आप कब गांव वापस आएंगे मुझे नहीं पता। मैं इतना इंतजार नहीं कर सकती। इतना कहते हुए शकुंतला आचार्य जी के चरण पकड़ लेती है। आचार्य जी शकुंतला को उठाते हुए कहते हैं, ठीक है, मैं बैठता हूँ। तुम पूछो, तुम्हें क्या जानना है? शकुंतला पूछती है, आचार्य जी, मेरे बच्चे के भविष्य के बारे में बताइए। वह भविष्य में क्या करेगा? क्या वह जीवन में ख्याति प्राप्त करेगा? आचार्य जी शकुंतला की बात सुनने के बाद उससे कुछ सवाल पूछते हैं और उसकी जन्मपत्री मानते हैं। वे कैलाश की जन्मपत्री भी मानते हैं। फिर वे दोनों की जन्मपत्रियां ध्यान से देखते हैं और अपने हाथों पर कुछ गणना करते हैं। कुछ समय बाद वे हैरान होकर शकुंतला की ओर देखते हैं और अपनी गणना को 2-3 बार दोहराते हैं। उनकी इस प्रतिक्रिया को देखकर शकुंतला चिंतित हो जाती है
और पूछती है, आचार्य जी, क्या सब ठीक है? आचार्य जी गंभीर स्वर में कैलाश की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम्हारी पुत्री एक चुड़ैल है, तुम्हें उसे जन्म लेते ही मार देना चाहिए। यह सुनते ही कैलाश और शकुंतला के चेहरे का रंग उड़ जाता है। शकुंतला की आंखें आंसुओं से भर जाती है। वह कुछ क्षण तक स्तब्ध खड़ी रहती है, फिर अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, आचार्य जी, आपसे जरूर कोई भूल हुई होगी, कृपया एक बार और देखिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक जीवित बच्ची चुड़ैल कैसे हो सकती है? चुड़ैल तो मरने के बाद बनते हैं, तो मैं कैसे मान लूं कि मेरी बच्ची एक चुड़ैल के रूप में जन्म लेगी? आचार्य जी उसकी सारी बातें सुनने के बाद कहते हैं, मुझे समझ है कि तुम्हारे लिए यह स्वीकारना बहुत कठिन है, लेकिन यह सच है। मैंने खुद 2-3 बार इसकी पुष्टि की है। उस पर एक श्राप है, वह चुड़ैल ही पैदा होगी। इस श्राप को हटाने का कोई उपाय नहीं है, तुम उसकी किस्मत नहीं बदल सकती। शकुंतला कहती है, आचार्य जी, मैं कुछ भी करूंगी, बस आप कोई उपाय बताइए जिससे उस श्राप को हटाया जा सके। आचार्य जी कहते हैं, श्राप हटाने का उपाय मुझे अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है। इसका एक ही रास्ता है कि जन्म लेते ही तुम उसे मार दो, नहीं तो वह पूरे गांव को बर्बाद कर देगी। शकुंतला और कैलाश के दिल जैसे किसी ने मरोड़ दिए हो जब उन्होंने यह सुना। शकुंतला, जो अपने जज्बातों से बुरी तरह टूट चुकी थी, वहीं धरती पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। कैलाश ने उसे सहारा दिया और घर चलने के लिए कहा, मगर शकुंतला के कदम घर जाने को तैयार नहीं थे। वह आचार्य जी से दृढ़ता से बोली, आचार्य जी, मेरी बेटी चुड़ैल नहीं है और मैं इसे साबित करके रहूंगी। यहां मौजूद हर एक इंसान इस बात का गवाह बनेगा कि आपकी भविष्यवाणी गलत साबित होगी। उसके शब्द गांव वालों के कानों में पड़े। कुछ ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया, मगर कुछ लोगों ने उसे ताना मारते हुए कहा, ये औरत आचार्य जी की भविष्यवाणी को चुनौती दे रही है। ये पागल हो गई है अपने बच्चे के लिए, इसे गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। शकुंतला और कैलाश ने ये बातें सुनी और कैलाश का खून खौलने लगा। वह कुछ कहने को था कि शकुंतला ने उसका हाथ पकड़कर कहा, रहने दो जी, कोई फायदा नहीं। ये लोग वही कहेंगे और सोचेंगे जो आचार्य जी ने कहा है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूं, जो होगा उसे सिर्फ भगवान तय करते हैं और आचार्य जी भगवान नहीं है। मुझे अपने भगवान पर पूरा विश्वास है। मैं अपनी बच्ची के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। इतना कहकर शकुंतला ने कैलाश का हाथ पकड़ा और वहां से चली गई। सभी लोग उन्हें जाते हुए देखते रहे, मगर कोई भी उनके पक्ष में बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। आचार्य जी के खिलाफ जाने का साहस किसी में नहीं था। घर पहुंचते ही शकुंतला ने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। कैलाश ने यह देखकर पूछा, शकुंतला, ये सब क्या कर रही हो? शकुंतला ने बेमन से जवाब दिया, हम इस गांव को छोड़ देंगे। कैलाश गुस्से से चिल्लाया, तुम पागल हो गई हो क्या? हम कहां जाएंगे? ये गांव छोड़कर कहां रहेंगे? चुपचाप खाना खाओ और सो जाओ, कल इस पर बात करेंगे। शकुंतला ने बिना कुछ कहे सामान को वहीं छोड़ दिया और 2 थाली में खाना निकालकर बोली, ठीक है, खा लो, मैं भी खा लेती हूँ। कैलाश को शकुंतला का यह रवैया अजीब लगा, मगर वह भी चुपचाप खाने बैठ गया। उसने बात करने की कोशिश की, लेकिन शकुंतला ने कोई जवाब नहीं दिया। कैलाश ने सोचा कि वह नाराज है, बाद में ठीक हो जाएगी। शाम होने पर कैलाश घर से बाहर जाने लगा, मगर शकुंतला ने उससे कुछ नहीं पूछा, जो वह पहले अक्सर किया करती थी। कैलाश को लगा कि शकुंतला इस बार बहुत नाराज है। उसने एक बार शकुंतला को देखा, जो अपने काम में लगी थी, और फिर बाहर चला गया। रात में जब वह घर लौटा तो देखा कि शकुंतला सो रही थी। वह भी चुपचाप सो गया। सुबह होते ही कैलाश काम पर चला गया। उसने जाते जाते पूछा, शकुंतला, तुम ठीक हो ना? शकुंतला ने सिर हिलाकर हाँ कर दी, मगर कुछ बोली नहीं। कैलाश काम पर चला गया, मन में सोचते हुए कि गांव के लोग अब तक उससे कुछ पूछेंगे, मगर कोई कुछ नहीं बोला। सब ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मंदिर में भी जब शकुंतला गई तो उसने सोचा कि कोई कुछ पूछेगा, मगर वहां भी सब मौन थे। गांव वालों के इस रवैये ने कैलाश और शकुंतला को उलझन में डाल दिया, मगर उन्होंने भी किसी से कुछ नहीं कहा। इस तरह दिन बीतते गए और आखिरकार शकुंतला ने एक सुंदर बच्ची को जन्म दिया। उसकी खूबसूरती देखकर गांव के लोग हैरान रह गए।
कोई भी उसे देखकर नहीं कह सकता था कि वह चुड़ैल बन सकती है। आचार्य जी ने बच्ची को देखा और शकुंतला और कैलाश से कहा, 5 दिन बाद अष्टमी है, हम इसके नाम से यज्ञ करेंगे, इसे लेकर मेरे आश्रम आ जाना। शकुंतला कुछ देर के लिए बिल्कुल चुप हो गई, फिर आचार्य जी की ओर देखती हुई बोली, ठीक है आचार्य जी, मैं आ जाऊंगी। शकुंतला ने हामी भरते हुए कहा। कैलाश ने आचार्य और सुलेखा की तरफ हैरानी से देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। उसके मन में एक अजीब सी उलझन थी। आचार्य जी के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और शकुंतला भी अपने अंदर के भाव छिपा रही थी। जैसे ही शकुंतला ने अपनी बच्ची की ओर देखा, उसकी आंखों में चमक लौट आई। कैलाश भी अपनी बेटी को देखकर एक पल के लिए खुश हो गया, लेकिन गांव के लोग आपस में फुसफुसाने लगे, इतनी प्यारी बच्ची चुड़ैल कैसे हो सकती है? आचार्य जी तो कभी गलत नहीं होते। आखिरकार गांव के लोग भी सोच में पड़ गए, क्या पता बाद में चुड़ैल बन जाए। इस सोच के साथ सभी अपने अपने घरों को लौट गए। कैलाश ने आचार्य जी से कहा, आइए मैं आपको आश्रम तक छोड़ देता हूं। रात को कैलाश जब घर लौटा तो वह बेहद दुखी और उदास था। उसकी आंखें नम थी। वह अपनी बेटी के पास गया, देखा कि शकुंतला सो रही थी। उसने धीरे से बच्ची का हाथ देखा तो उसमें तलवार का एक हल्का सा निशान था। इस निशान को देखकर कैलाश कांप गया और घबराहट में पीछे हट गया। वह पास रखी टेबल से टकरा गया और उस पर रखा पानी का गिलास नीचे गिर गया। गिलास गिरने की आवाज से शकुंतला की नींद टूट गई। उसने कैलाश से पूछा, इतनी देर क्यों हो गई? कैलाश डर के मारे हिचकिचाते हुए बोला, कुछ काम था इसलिए देर हो गई। शकुंतला ने कोई जवाब नहीं दिया और वापस सो गई। कैलाश भी सोने की कोशिश करता रहा, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वह रात भर जागता रहा, बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। आज अष्टमी थी। 4 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। शकुंतला बहुत खुश थी और पूरी तल्लीनता से पूजा की तैयारी में लगी हुई थी। उसने कैलाश से कहा, जल्दी करो नहीं तो हमें देर हो जाएगी। अब कैलाश और शकुंतला अपनी बेटी को लेकर आश्रम पहुंचे, जहां पहले से ही सारी तैयारियां हो चुकी थी। कैलाश ने शकुंतला से कहा, तुम यहीं इंतजार करो, मैं आचार्य जी से बात करके आता हूं और यह पूजा की सामग्री हवन कुंड के सामने रख देता हूं। इतना कहकर कैलाश वहां से चला गया। शकुंतला हवन कुंड के पास सारी सामग्री रखने लगी। तभी उनकी बेटी जोर जोर से रोने लगी। उसे चुप कराने के लिए शकुंतला इधर उधर घूमने लगी। चलते चलते उसने देखा कि आचार्य जी और कैलाश कुछ बात कर रहे हैं। वह उनकी बातें सुनने के लिए थोड़ा और आगे बढ़ी, लेकिन तभी उसकी बेटी अचानक से चुप हो गई। यह देखकर शकुंतला को अजीब लगा। अभी तो वह बहुत जोर से रो रही थी, फिर अचानक कैसे चुप हो गई? शकुंतला ने सुना कि कैलाश आचार्य जी से कह रहा था, आचार्य जी, क्या हमारी बेटी को मारने के अलावा कोई और उपाय नहीं है? क्या उसे बचाने का कोई तरीका नहीं है? आचार्य जी ने गंभीर स्वर में कहा, कैलाश, मैं समझता हूं कि तुम बहुत दुखी हो। यह तुम्हारी पहली संतान है, लेकिन हमने बार बार गणना की है और तुम्हारी बेटी की कुंडली में स्पष्ट है कि वह शापित है। इसे मिटाने का कोई समय नहीं है और कोई उपाय भी नहीं है। अगर उसकी बलि नहीं दी गई तो वह तुम्हारे परिवार और पूरे गांव को बर्बाद कर देगी। ये सुनकर शकुंतला का दिल बैठ गया। वह बिना कुछ कहे वहां से चल दी और सबकी नजरों से बचकर सीधे अपने घर पहुंची। घर पहुंचकर उसने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया और अपनी बेटी को एक पल के लिए भी खुद से अलग नहीं किया। तू फिक्र मत कर मेरी बेटी, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। मैं हमेशा तेरी हिफाजत करूंगी। शकुंतला अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहती है। गांव वाले पागल हो गए हैं। इतने दिन से वो शांत थे, सिर्फ इस मौके के इंतजार में, आज के दिन तुझे पकड़ने के लिए। शकुंतला की ये बातें कहने के दौरान अचानक उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। खिड़की से झांक कर देखती है तो क्या देखती है? आचार्य जी, कैलाश और गांव के बहुत सारे लोग उसके घर की ओर बढ़ रहे थे। यह देखकर शकुंतला फौरन अपने घर के पीछे के दरवाजे से अपना सामान लेकर भाग निकलती है। गांव वाले दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसते हैं, लेकिन जब वे अंदर आते हैं तो देखते हैं कि घर खाली है, हर चीज अस्त व्यस्त है। वो समझ जाते हैं कि शकुंतला अपनी बेटी को लेकर भाग चुकी है। आचार्य जी फौरन हुक्म देते हैं, जल्दी से खोजो उसे।
गांव वाले हर जगह शकुंतला को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन तब तक वह गांव छोड़कर दूर निकल चुकी होती है। एक नदी के किनारे खड़ी शकुंतला घने जंगल की ओर देखती है। वह सोच में पड़ जाती है, आखिर जाए तो जाए कहाँ? अगर मैं गांव की तरफ गई तो वो मुझे ढूंढ लेंगे, और अगर इस नदी को पार कर जंगल में गई तो जंगली जानवर मुझे मार डालेंगे। समय कम था और हर एक पल कीमती था। वो खुद से कहती है, अगर यहीं बैठी रही तो ये लोग जल्दी ही यहां पहुंच जाएंगे। हिम्मत जुटाते हुए वो खड़ी होती है और फैसला करती है, जंगल में ही जाऊंगी। कोई भी गांव वाला जंगल में मुझे ढूंढने नहीं आएगा। शकुंतला ने वहां खड़े नाव वाले से कहा, भैया, क्या आप मुझे इस नदी के उस पार छोड़ सकते हैं? नाव वाला जवाब देता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर तुम अकेले जंगल में क्यों जाना चाहती हो? और शाम भी होने वाली है। शकुंतला ने कहा, भैया बस आप मुझे छोड़ दीजिए। नाव वाला नाव को किनारे पर लाकर कहता है, बैठिए। शकुंतला नाव पर बैठ जाती है और चंद मिनटों में नाव वाला उसे जंगल के पार पहुंचा देता है। नदी पार करने के बाद शकुंतला नाव वाले को कुछ पैसे देती है और कहती है, अगर कोई पूछे कि इधर कोई औरत आई थी तो तुम कहना कि कोई नहीं आई। नाव वाला कुछ पूछना चाहता है, लेकिन पैसे लेकर वह चुप हो जाता है और सिर हिलाकर वहां से चला जाता है। शकुंतला अब जंगल के अंदर की ओर बढ़ती है। जंगल बहुत घना और विशाल था। वो समझ नहीं पा रही थी कि कहां जाए। धीरे धीरे चलते चलते वो जंगल के बीच में पहुंच जाती है। जंगल के बीच में पहुंचते ही उसे महसूस होता है कि शाम हो चुकी है। जंगल की घनघोर छाया के कारण ऐसा लग रहा था मानो रात हो गई हो। चारों तरफ घुप अंधेरा छाया हुआ था। वह इधर उधर देखती है। दूर से उसे थोड़ी थोड़ी रोशनी दिखाई देती है। वह उस रोशनी की ओर बढ़ने लगती है। जैसे ही वह रोशनी के पास पहुंचती है, वह देखती है कि सामने एक बड़ा महल है। महल में रोशनी जल रही थी, लेकिन उसका मुख्य द्वार बंद था। शकुंतला गेट पर जाकर आवाज देती है, कोई है यहाँ? वह कई बार आवाज देती है और दरवाजे को जोर से पीटती भी है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। वह दरवाजे को जोर से धक्का देती है और दरवाजा अचानक खुल जाता है। अंदर घुसते ही शकुंतला देखती है कि महल बहुत ही गंदा और वीरान पड़ा हुआ है, जैसे सदियों से यहाँ कोई न आया हो। उसके पास और कोई चारा न था, इसलिए वह महल के अंदर जाने का फैसला करती है और कोई कमरा ढूंढने लगती है। उसे अजीब लगता है कि महल के हर कमरे में रोशनी जल रही है, परंतु सारे कमरे निचले तल पर थे। जब उसने देखा कि नीचे बेडरूम नहीं है, तो वह ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों की ओर बढ़ती है। सीढ़ियों पर चलते चलते वह देखती है कि सीढ़ियां आगे जाकर दो हिस्सों में बंट जाती है। एक रास्ता बाईं ओर और दूसरा दाईं ओर। बीच की दीवार पर एक बहुत ही सुंदर लड़की की तस्वीर टंगी हुई थी। शकुंतला कुछ देर उस तस्वीर को देखती रहती है, फिर दाईं ओर मुड़ जाती है। दाईं ओर मुड़ते ही सामने एक बेडरूम दिखाई देता है। शकुंतला उस बेडरूम में जाती है। वहां हर चीज सफेद चादर से ढकी हुई थी। वह एक बेड की चादर हटाती है और अपनी बेटी को उस पर सुला देती है। थोड़ी सफाई करने के बाद वह खुद भी सोने के लिए लेट जाती है। सुबह उठने पर शकुंतला देखती है कि महल दिन में और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। वह सोच में पड़ जाती है, मेरे पास खाने पीने की चीजें बहुत कम बची हैं, जो 2 दिन से ज्यादा नहीं चलेंगी। मुझे जंगल से बाहर निकलने का कोई और रास्ता ढूंढना होगा। शकुंतला को यह पता नहीं था कि जंगल के किस कोने में उसे कोई काम मिल सकता है। इसलिए उसने तय किया कि वह रोज एक नई दिशा में जाएगी और वहां के पेड़ों पर निशान बनाकर अपनी दिशा चिन्हित करती जाएगी। यह सोचकर जैसे ही शकुंतला निकलने को हुई, उसे याद आया कि उसे अपनी बेटी को भी साथ ले जाना होगा। वह उसे अकेला छोड़ नहीं सकती थी। उसने अपनी बेटी को गोद में उठा लिया और उसे लेकर महल से बाहर निकल आई। चलते चलते उसने अपनी नन्ही बेटी की ओर देखा और मन में सोचा, अभी तक मैंने इसका नाम भी नहीं रखा है। वह महल के बाहर निकलते हुए बोली, बेटी, आज मैं तेरा नाम रखूंगी। फिर सोचते सोचते उसने कहा, तू बहुत दिव्य है, जैसे दीपक की रोशनी, इसलिए आज से तेरा नाम दीप्ति रहेगा। करीब 1 घंटे की यात्रा के बाद उसे एक गांव दिखाई दिया। शकुंतला ने उस गांव में काम ढूंढना शुरू किया। वह एक सिलाई की दुकान पर गई और मालिक से बोली, भैया, मुझे सिलाई का काम बहुत अच्छे से आता है।
मैं अपने पिछले गांव में भी यह काम करती थी। क्या आप मुझे काम देंगे? सिलाई वाला शकुंतला से पूछता है। तुम इतनी छोटी बच्ची को लेकर सिलाई कर पाओगी? शकुंतला ने उसे दिलासा देते हुए कहा, भैया मैं संभाल लूंगी, आप बस मुझे एक मौका दीजिए। सिलाई वाले ने कहा, ठीक है, कल से आओ, तुम्हारे काम को देखकर फैसला करूंगा कि तुम्हें रखना है या नहीं। शकुंतला खुशी खुशी दुकान मालिक को धन्यवाद कहकर वापस लौट आई। अगले दिन उसे काम मिल गया और उसकी जिंदगी कुछ हद तक पटरी पर लौटने लगी। धीरे धीरे वक्त गुजरा और दीप्ति बड़ी होती गई। अब दीप्ति 20 साल की हो चुकी थी। एक दिन जब शकुंतला रोज की तरह शाम को अपने काम से घर लौटी तो उसने देखा कि दीप्ति उस पुरानी पेंटिंग के सामने खड़ी है। शकुंतला थोड़ी ऊंची आवाज में बोली, दीप्ति, तुम फिर से उसी पेंटिंग को देखकर क्यों खड़ी हो? दीप्ति मुस्कुराते हुए शकुंतला की ओर मुड़ी और कहा, माँ, ये पेंटिंग कितनी सुंदर है, और देखो मैं भी बिल्कुल इस पेंटिंग वाली लड़की जैसी दिखती हूँ। शकुंतला ये देखकर चौंक गई, क्योंकि वाकई दीप्ति उस पेंटिंग की लड़की जैसी ही दिख रही थी। उसकी वही मुस्कान, वही चेहरा और वही लंबे बाल। शकुंतला को एक अजीब सा डर महसूस हुआ। शकुंतला ने दीप्ति से पूछा, बिटिया, तुम इस पेंटिंग के साथ क्या कर रही हो? दीप्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आप हमेशा इस पेंटिंग के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? देखो, मैं तो बिल्कुल इस पेंटिंग की लड़की जैसी दिखती हूँ। अगर कोई हमारे घर आएगा तो उसे लगेगा कि मैं किसी राजा की बेटी हूँ। शकुंतला ने दीप्ति को गंभीरता से देखा और कहा, तो फिर मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रही? अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इस पेंटिंग को उठाकर फेंक दूंगी। दीप्ति ने हंसते हुए माँ को गले लगाया और कहा, माँ, आप इतना परेशान क्यों हो रही हो? चलिए मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। शकुंतला को फिर से बहुत सारे सवालों ने घेर लिया, जो सब दीप्ति से जुड़े हुए थे। दीप्ति चाय लेकर आई और शकुंतला के पास बैठकर बोली, माँ, आज मैं कॉलेज में फर्स्ट आई हूँ, इसलिए आप चाय पियो और ज्यादा मत सोचो। शकुंतला ने कहा, बिटिया, मैं कुछ भी नहीं सोच रही, आज मैं बहुत थक गई हूँ, तो आज खाना बना ले। इतना कहकर शकुंतला हंसते हुए अपने कमरे में चली गई। दीप्ति ने मुंह बनाते हुए कहा, माँ, मैं खाना नहीं बनाऊंगी। लेकिन शकुंतला ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार दीप्ति खाना बनाने चली गई। जब दीप्ति किचन में चली गई तो शकुंतला उसके कमरे में गई और उसका सामान चेक करने लगी, जैसा कि वह रोज करती थी। सामान चेक करने के बाद शकुंतला वापस किचन में आई और देखा कि दीप्ति अपने हाथों से सब्जियां काट रही थी, मगर सब्जियां हवा में तैर रही थी। ये देखकर शकुंतला चिल्ला पड़ी और दीप्ति के हाथ पकड़ ली। इससे सब्जियां और बर्तन जमीन पर गिर पड़े। शकुंतला ने दीप्ति को डांटते हुए कहा, तुझे कितनी बार कहा है कि अपनी इन शक्तियों का इस्तेमाल मत किया कर, पर तू मेरी बात सुनती ही नहीं। दीप्ति ने शांत स्वर में कहा, माँ, पहले तो आप शांत हो जाओ। मैं किसी के सामने अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करती, पर यहाँ तो। दीप्ति का जवाब अधूरा रह गया और शकुंतला के मन में फिर से चिंता की लहरें दौड़ने लगी। तो अब कोई नहीं है, इसलिए ऐसा कर रही हो, शकुंतला ने गंभीरता से कहा। लेकिन दीप्ति ने सवाल उठाया, माँ, मेरी शक्तियां हैं, तो मैं उनका इस्तेमाल क्यों न करूं? उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी। दीप्ति अपनी शक्तियों को रोकना नहीं चाहती थी, बल्कि उन्हें और भी अधिक निखारना चाहती थी। वह अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन शकुंतला चाहती थी कि दीप्ति एक साधारण इंसान की तरह जीवन जिए। शकुंतला नहीं चाहती थी कि दीप्ति अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करे, पर दीप्ति जानती थी कि वह सामान्य इंसान नहीं है और साधारण बनकर नहीं रह सकती। इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर बहस होती रहती थी। शकुंतला ने कई बार दीप्ति को समझाने की कोशिश की, तुम्हारी शक्तियों को देखकर लोग डर जाएंगे, तुमसे दूर भागेंगे, इसलिए इनका इस्तेमाल मत करो बिटिया। इस पर दीप्ति ने शकुंतला को आश्वस्त करते हुए कहा, माँ, मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किसी इंसान के सामने नहीं करूंगी, लेकिन अकेले में उनका अभ्यास कर सकती हूँ। इस तरह की बहस हर बार बिना किसी हल के समाप्त हो जाती थी। शकुंतला उदास हो जाती, लेकिन दीप्ति हमेशा की तरह उसे मना लेती और दोनों साथ में खाना खा लेते। सुबह होते ही शकुंतला हर रोज की तरह जल्दी उठ जाती, नाश्ता तैयार करती और दीप्ति को उठाती। दोनों नाश्ता करके अपने अपने काम पर निकल जाते। शकुंतला अपने काम पर चली जाती
और दीप्ति कॉलेज पहुंच जाती, जहां उसकी दोस्त साक्षी पहले से ही उसका इंतजार कर रही होती। साक्षी ने दीप्ति को देखकर कहा, तेरी मम्मी तो बहुत खुश होगी तुझे कॉलेज में फर्स्ट आने पर। इस पर दीप्ति उदास चेहरा बनाते हुए बोली, छोड़ ना साक्षी, मम्मी हमेशा मुझसे किसी न किसी बात पर नाराज हो जाती है, मुझे तो उन्हें मनाना पड़ता है। ऐसे ही बात करते हुए दोनों क्लास में जाकर बैठ गए। क्लास में टीचर ने एक नए छात्र का परिचय दिया। मिलिए, ये है वासु कश्यप। आज से यह आपके साथ इसी कॉलेज में पढ़ेंगे। आप लोग इनसे दोस्ती करिए और यहाँ के नियमों को समझने में इनकी मदद करिए। टीचर के जाने के बाद वासु ने दीप्ति की टेबल पर पैर मारा, जिससे वह पलट कर देखने लगी। वासु मुस्कुराते हुए बोला, तुम मेरी दोस्त बनोगी? दीप्ति ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मैं तुम्हारी दोस्त क्यों बनूं? वासु ने अपने बालों को हाथ से ऊपर करते हुए कहा, पहला कारण, मैं हैंडसम हूं, और दूसरा, टीचर ने कहा है कि मुझे सबके साथ दोस्ती करनी चाहिए। इस पर दीप्ति ने चुटकी लेते हुए कहा, पहला कारण, मुझे भी सबको जान से मार देना चाहिए क्योंकि मैं एक चुड़ैल हूं, और दूसरा, सर ने सिर्फ मुझसे दोस्ती करने को नहीं कहा, क्लास में और भी छात्र हैं, जाकर उनसे दोस्ती कर लो, वे सब तुम्हारी मदद करेंगे। वासु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर कोई चुड़ैल इतनी खूबसूरत हो तो कोई भी इंसान खुशी खुशी उसके हाथों मरना पसंद करेगा। साक्षी ने वासु को छेड़ते हुए कहा, वाह, तुम तो लड़कियों से फ्लर्ट करने में माहिर हो। जब दीप्ति ने देखा कि साक्षी वासु की बातों में आ रही है तो उसने साक्षी को खींचकर वहां से दूर ले गई। वासु दोनों को जाते हुए देखता रहा। साक्षी और दीप्ति लाइब्रेरी की तरफ जा रही थी। साक्षी ने दीप्ति से कहा, एक और नया लड़का तेरे पीछे पड़ गया है, अब उससे कैसे पीछा छुड़ाएगी? दीप्ति ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, वैसे ही जैसे बाकी सब लड़कों से छुटकारा पाया है, वैसे भी यह नया है, उसे मेरे बारे में कुछ नहीं पता। जब कॉलेज के बाकी छात्रों से सुनेगा तो खुद ही डरकर मेरे पास नहीं आएगा। साक्षी ने दीप्ति की तरफ देखा और दोनों हंसने लगी। फिर साक्षी ने पूछा, वैसे तो लड़कों के साथ करती क्या है, वे इतने डर क्यों जाते हैं? दीप्ति ने हंसते हुए कहा, ज्यादा कुछ नहीं, बस अकेले जाकर अपना मेकअप हटा देती हो और फिर थोड़ी डरावनी कहानियां सुना देती हो। वे इन सबसे बुरी तरह डर जाते हैं। साक्षी ने सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा, तो लड़कों से दूर रहती है, ये तो समझ में आता है, पर तू किसी से बात भी नहीं करती, टीचर से भी कम ही बात करती है। देख, तू सबसे दूर रहती है। क्यों? इसका जवाब तो तू नहीं देगी, लेकिन इतना बता दे कि तू मेरे साथ क्यों रहती है? दीप्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मैं छोटी थी तब मैंने तुझे देखा था, तेरे साथ कोई भी बच्चा नहीं खेलता था, ना ही कोई बात करता था। कुछ बच्चे तुझे परेशान भी करते थे, मतलब तू एकदम अकेली थी मेरी तरह। जा, इसलिए मैंने सोचा तुझे अपना दोस्त बना लेती हो। मुझे भी कोई दोस्त मिल जाएगा जो किसी से बात नहीं करती और तुझे भी कोई परेशान नहीं करेगा, बस इसलिए मैं तेरी दोस्त बन गई। साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, अब समझ में आया, पर मेरे पास एक और सवाल है। तू मेरे बारे में सब जानती है, पर मैं तेरे बारे में बहुत कम जानती हूँ और तेरे घर भी नहीं गई, तो आज मैं तेरे घर चलूं? ये सुनकर दीप्ति थोड़ी हिचकिचाते हुए बोली, ठीक है, कल माँ से पूछकर बताती हूँ। दीप्ति घर आकर देखती है शकुंतला अभी तक घर नहीं आई है। साक्षी को घर लाने के लिए शकुंतला मान जाए, इसके लिए दीप्ति ने घर का सारा काम निपटा दिया और बैठकर शकुंतला के आने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद शकुंतला आ गई। शकुंतला ने दीप्ति को बैठे देखा और पूछा, क्या हुआ, आज तुम मुझसे पहले कैसे आ गई? शकुंतला ने दरवाजे से अंदर आते हुए पूछा। बिटिया दीप्ति दौड़कर मां के पास आई, उनके हाथ से बैग और सामान झटपट ले लिया और बोली, मां, आप बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। जब दीप्ति पानी लेकर आई, शकुंतला उसकी तरफ देखकर बोली, मैं जानती हूँ तुझे मुझसे कुछ चाहिए, लेकिन उससे पहले मेरी बात सुन ले, एक बड़ी खुशखबरी है। दीप्ति उत्सुकता से बोली, माँ जल्दी बताओ, वो खुशखबरी सिर्फ आपके लिए है या मेरे लिए भी? शकुंतला ने मुस्कुराते हुए कहा, यह खुशखबरी हम दोनों के लिए है। बिटिया, जिस शहर में मैं काम करती हूँ वहां मुझे एक नया घर मिल गया है, अब हम इस भूतिया हवेली में नहीं रहेंगे। ये सुनते ही दीप्ति के चेहरे से खुशी गायब हो गई। थोड़े गुस्से में उसने कहा, माँ, ये हवेली भूतिया नहीं है और मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अगर आपको जाना है तो आप जा सकती हैं।
शकुंतला ने दीप्ति को समझाने की कोशिश की। हम हमेशा यहाँ क्यों रहना चाहती हो बेटिया, इस हवेली में? मैं नहीं चाहती कि तू यहाँ रहे, लेकिन हम लोग जल्दी ही शहर वाले घर में जाएंगे, समझ गई ना? दीप्ति फिर वही बात दोहराते हुए बोली। माँ, मैं इस हवेली को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इतना कहकर वह पल में वहां से गायब हो गई। शकुंतला कुछ कह भी नहीं पाई। अपने आप से बड़बड़ाते हुए बोली, ये लड़की बहुत जिद्दी हो गई है। पता नहीं इस हवेली से इसका इतना लगाव क्यों है। काफी देर तक दीप्ति का इंतजार करने के बाद भी जब वह नीचे नहीं आई तो शकुंतला खाना लेकर उसके कमरे की ओर बढ़ी। दीप्ति ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था। शकुंतला ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन दीप्ति ने न तो दरवाजा खोला और न ही कोई जवाब दिया। शकुंतला ने कहा, दीप्ति, दरवाजा खोलो और बताओ तुम मुझसे क्या मांगना चाहती थी। ये सुनते ही दीप्ति ने दरवाजा खोल दिया और शकुंतला को अंदर ले जाकर बैठ गई। यह देखकर शकुंतला मुस्कुराते हुए बोली, तो अब तुझे कुछ चाहिए तो गुस्सा ठंडा हो गया? मुझे समझ नहीं आता बेटिया, 2 मिनट के लिए मुझसे गुस्सा क्यों हो जाती है जब तुम ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह पाती? दीप्ति ने जवाब दिया, माँ, क्योंकि इसी 2 मिनट के गुस्से में मैं आपको मना लेती हूँ अपनी किसी भी बात के लिए। आप मेरे गुस्से से डर जाती है। शकुंतला ने पूछा, तो क्या ये सब कॉलेज में भी करती है? दीप्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मैं कॉलेज में ये सब नहीं करती। जो मेरी एक फ्रेंड है साक्षी, जिसे आप जानती हैं, मुझे आपसे साक्षी को यहाँ बुलाने के लिए पूछना था। मैं उसके घर जा चुकी हूँ और वो भी यहाँ आना चाहती है। मैंने उससे कहा है कि माँ से पूछकर बताऊंगी। तो बताऊं माँ, क्या मैं उसे यहाँ बुलाऊं? शकुंतला कुछ देर तक सोचती रही, फिर बोली, ठीक है बिटिया, बुला ले। दीप्ति खुशी से बोली, माँ, क्या आप कल घर पर रहोगी? शकुंतला ने कहा, हाँ बिटिया, दोपहर तक मैं घर पर आ जाऊंगी। ये सुनकर दीप्ति खुश हो गई और सुबह होने का इंतजार करने लगी। अगली सुबह दीप्ति कॉलेज पहुंचकर साक्षी को इधर उधर ढूंढने लगी, लेकिन वो अभी तक नहीं आई थी, तो क्लासरूम में बैठकर उसका इंतजार करने लगी। तभी वासु आकर दीप्ति के बगल में बैठ गया। दीप्ति ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। वासु ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, दीप्ति, मेरा नाम वासु है और तुम्हारा? दीप्ति ने तुनक कर कहा, जब तुम्हें मेरा नाम पता है तो फिर पूछ क्यों रहे हो? वासु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि दोस्ती ऐसे ही की जाती है। और एक बात, मैंने कल तुम्हारे बारे में कुछ सुना था। काफी कुछ सुना है। क्या वो सब सच है? क्या तुम वाकई में इतनी डरावनी हो? तुम कोई साधारण लड़की नहीं हो, ना ही कोई जादूगरनी हो, और लोग जो भी चाहते हैं वो तुम्हारे बारे में कह देते हैं। वासु ने सवाल किया। दीप्ति ने ठंडे स्वर में कहा, हाँ, तो अब तुम्हें मेरे बारे में पता चल गया है, तो फिर तुम्हें मुझसे डरना चाहिए। यहाँ दोस्ती करने नहीं आना चाहिए था। वासु ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कुछ भी सच नहीं लगता। मुझे लगता है लोग तुमसे जलते हैं क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो, स्मार्ट हो और क्लास टॉपर भी हो। दीप्ति ने उसकी बात को काटते हुए कहा, तो तुम्हें एक ही दिन में मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया? और तुम्हें क्या लगता है मुझसे दोस्ती करने के बाद तुम सुरक्षित रहोगे? इतने में साक्षी आ गई। उसने पूछा, तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? वासु ने साक्षी की ओर देखकर कहा, हेलो साक्षी, एक बात बताओ, तुम दीप्ति की दोस्त हो? साक्षी ने जवाब दिया, हाँ, मैं उसकी दोस्त हूं, पर तुम क्यों पूछ रहे हो? वासु ने दीप्ति की ओर मुड़कर कहा, साक्षी तुम्हारी दोस्त है और वो सुरक्षित है तो मैं भी सुरक्षित रहूंगा। तुम बस मेरी दोस्त बन जाओ। इतना कहकर वासु वहां से चला गया। साक्षी ने दीप्ति से पूरी बात पूछी। जब दीप्ति ने उसे सब कुछ बता दिया तो साक्षी ने कहा, मुझे लगता है ये लड़का तुम्हारे साथ काफी आगे बढ़ेगा। दीप्ति ने हंसते हुए कहा, देखते हैं कितना आगे जाता है। साक्षी ने बात बदलते हुए पूछा, छोड़ ये सब और बता, तेरी माँ ने मुझे घर बुलाने के बारे में क्या कहा? दीप्ति उदास हो गई। उसे उदास देखकर साक्षी भी मायूस हो गई और बोली, क्या मना कर दिया तेरी माँ ने? कोई बात नहीं। अचानक दीप्ति मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, माँ मान गई है, आज उन्होंने तुझे बुलाया है। साक्षी खुश हो गई और बोली, अरे दीप्ति, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, ऐसे मुंह बनाकर कह रही थी। लेकिन मैं बहुत खुश हूं कि मैं तुम्हारे घर चलने वाली हूं। दोनों महल की ओर चल पड़ी। साक्षी ने देखा
कि दीप्ति उसे जंगल की ओर ले जा रही है, तो उसने हैरान होकर पूछा, दीप्ति, तुम मुझे जंगल की ओर क्यों ले जा रही हो? दीप्ति हंसते हुए बोली, चिंता मत कर साक्षी, मैं तुझे जंगल में मारने नहीं ले जा रही हूँ। जंगल के बीच में ही मेरा महल है। साक्षी चौंक गई और बोली, क्या महल? तू महल में रहती है? दीप्ति ने कहा, हाँ, तू चल, मैं तुझे सब दिखाती हूँ। साक्षी सिर हिलाते हुए दीप्ति के साथ चलने लगी। पीछे खड़ा वासु दोनों को जंगल में जाते देखता रहा और फिर वहां से चला गया। दीप्ति और साक्षी जब महल के पास पहुंची तो साक्षी महल को देखकर चौंक गई। उसने कहा, दीप्ति, तुम इस महल में रहती हो? ये तो किसी फिल्म के भूतिया महल जैसा लगता है। दीप्ति साक्षी को महल के अंदर ले गई, जहां शकुंतला पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। साक्षी ने जाकर शकुंतला को हेलो कहा। शकुंतला ने उसे बैठने का इशारा किया। साक्षी शकुंतला के बगल में बैठ गई और दोनों बातें करने लगी। शकुंतला ने साक्षी से कॉलेज में दीप्ति के व्यवहार के बारे में पूछा, जिस पर साक्षी ने दीप्ति की ओर देखते हुए कहा, दीप्ति कॉलेज में बहुत शांत रहती है, किसी से ज्यादा बात नहीं करती। यह सुनकर शकुंतला ने राहत की सांस ली, क्योंकि दीप्ति ने कॉलेज में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया था। शकुंतला ने साक्षी से कहा, बेटी, आज तुम यहीं रुक जाओ, क्योंकि यहां से निकलते वक्त रात हो जाएगी। जंगल से रात में गुजरना सही नहीं रहेगा। साक्षी ने कहा, ठीक है आंटी, मैं फोन करके अपनी मम्मी को बता देती हूँ। इतना कहकर साक्षी फोन मिलाते हुए थोड़ी दूर चली गई। साक्षी के दूर जाते ही शकुंतला ने दीप्ति से पूछा, साक्षी को तेरी शक्तियों के बारे में कुछ पता तो नहीं है बिटिया? दीप्ति ने उत्तर दिया, माँ, आपको क्या लगता है मैं आपको छोड़कर किसी को भी कुछ बताती हूँ? आप चिंता मत करो, उसे कुछ भी पता नहीं है। शकुंतला ने कहा, ठीक है, मैं समझ गई, पर ध्यान रखना, तेरी दोस्त आज यहीं रहने वाली है, तो तू खुद पर काबू रखना। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल मत करना और कहीं से भी गायब मत होना। चीजों को हवा में बिल्कुल मत उठाना। तू मेरी बात सुन रही है ना? दीप्ति ने मां की बात समझते हुए कहा, मां, मैं ध्यान रखूंगी। मैं कॉलेज भी जाती हूँ, जहां मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करती, मुझे आदत है। साक्षी अपनी मां से बात करके वापस लौटी और बोली, आप दोनों अकेले में क्या बातें कर रहे हो? दीप्ति ने कहा, बस यूं ही। अब बता, तू कहां सोएगी? साक्षी ने हंसते हुए कहा, हम दोनों एक साथ तेरे कमरे में सोएंगे। दीप्ति, साक्षी और शकुंतला तीनों की हंसी की गूंज एक साथ भर उठी। सुबह के समय साक्षी और दीप्ति नाश्ता समाप्त करके कॉलेज के लिए निकलने वाली होती है। इसी बीच शकुंतला ने साक्षी को इशारा किया कि दीप्ति से कुछ कहने के लिए कहे। साक्षी ने सिर हिलाकर सहमति जताई और हाथ हिलाकर विदा ले ली। साक्षी और दीप्ति कॉलेज पहुंच जाती है। कॉलेज के गेट पर उन्हें वासु खड़ा नजर आता है। दीप्ति ने साक्षी को वासु को नजरअंदाज करने की सलाह दी, लेकिन साक्षी ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और वासु को हाय कहती हुई आगे बढ़ गई। दीप्ति भी वहीं खड़ी रही। वासु ने साक्षी से पूछा, साक्षी, तुम दोनों कल जंगल की ओर क्यों जा रही थी? साक्षी ने जवाब दिया, क्या तुमने हमें जंगल से आते हुए देखा था? वासु ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल देखा, क्योंकि मेरे पास आंखें हैं और मैं देख सकता हूं। मैंने तुम्हें जंगल में जाते हुए देखा था और अब जंगल से लौटते हुए भी देख रहा हूं। क्या तुम दोनों रात के अंधेरे में सफेद कपड़ों में जंगल में भटकती हो, जैसा कि तुम्हारी दोस्त ने कहा कि वह एक चुड़ैल है? क्या यह सच है? साक्षी और दीप्ति हंसी में डूब गईं और साक्षी ने जवाब दिया, वासु, तुम्हारे दिमाग में क्या चलता रहता है? ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल दीप्ति का घर जंगल के बीच में है, इसलिए हम दोनों एक साथ आई है। दीप्ति का गुस्सा उफान पर था। उसने साक्षी को चुपचाप वहां से ले जाकर क्लास में बैठाया और कहा, तू पागल है? जो भी सवाल पूछेगा तू उसका जवाब देती जाओगी। तूने क्यों बताया कि मेरा घर जंगल में है? इतनी छोटी बात पर तू क्यों गुस्सा हो रही है? साक्षी ने जवाब दिया, उसने तो सिर्फ पूछा था। वैसे भी उसके घर की लोकेशन इतनी सीक्रेट है कि वह ढूंढ भी नहीं पाएगा। और अगर तुझे उससे दोस्ती नहीं करनी है तो क्यों मुझे रोक रही हो? वह कितना हैंडसम है और कितनी अच्छी बातें करता है। दीप्ति ने कहा, तो जाओ उसी के पास और दोस्ती कर लो। साक्षी ने कहा, सच कहूं तो मुझे जाने की कोई जरूरत नहीं, वह अभी इधर ही आ रहा है। जब वासु आया तो उसने साक्षी से पूछा,
क्या कर रही हो? क्या तुम मेरे साथ कॉलेज का असाइनमेंट बनाना चाहोगी? मुझे लगता है हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। साक्षी ने हाँ कहा और वासु को बताया, आज से हम दोनों दोस्त हैं और असाइनमेंट भी साथ में करेंगे। दीप्ति ने कहा, साक्षी, तू हर बार मेरे साथ असाइनमेंट करती है, इस बार इसके साथ करेगी। साक्षी ने हंसते हुए कहा, दीप्ति, तू थोड़ी सी पकड़ाऊ है। तेरे साथ असाइनमेंट करने से ऐसा लगता है जैसे मैं 2 असाइनमेंट कर रही हूं, लेकिन वासु के साथ असाइनमेंट करने में मजा आएगा। दीप्ति ने वासु से कहा, अरे तुम तो बहुत हैंडसम हो, क्लास की सारी लड़कियां तुम्हारे पीछे पड़ी है। देखो, सब तुम्हारी तरफ देख रही है। अगर तुम एक बार बोलोगे तो कोई भी लड़की तुम्हारे साथ असाइनमेंट करने को तैयार हो जाएगी। वासु हंसते हुए बोला, चलो, तुमने मुझे हैंडसम माना, और साक्षी के बारे में तो तुम जानती ही हो, वह हर बार मेरे साथ असाइनमेंट करती है। इस बार हम दोनों साथ करेंगे। तुम किसी लड़के से क्यों नहीं पूछ लेती? तुम भी तो बहुत खूबसूरत हो, कोई भी लड़का तुम्हारे साथ असाइनमेंट करने के लिए तैयार हो जाएगा। दीप्ति ने तुनकते हुए कहा, क्या तुम सोचते हो कि कोई भी लड़का मेरे साथ असाइनमेंट करना चाहेगा? सब मुझसे डरते हैं। साक्षी के अलावा कोई भी मेरे साथ असाइनमेंट नहीं करना चाहता। वासु ने पूछा, क्यों सब लोग तुमसे डरते हैं? साक्षी ने हंसते हुए कहा, दीप्ति बुरी नहीं है, बस वह लोगों से दूर रहती है, इसलिए वह गुस्सा करती है कि कोई उससे बात न करे। यह सब सुनकर वासु चुपचाप सोचते हुए वहां से चला गया। साक्षी ने उसकी अजीब आदतों पर ध्यान देते हुए कहा, वह कितना अजीब लड़का है, समझ में नहीं आता कब क्या करता है। फिर साक्षी ने दीप्ति को ढूंढना शुरू कर दिया। दीप्ति लाइब्रेरी में अकेली बैठी सोच विचार में डूबी थी। उसके मन में यह उलझन थी कि अब वो असाइनमेंट किसके साथ करेगी। तभी उसने देखा कि वासु उसकी तरफ आ रहा है, लेकिन उसने तुरंत ही अपना चेहरा दूसरी दिशा में घुमा लिया। साफ सुथरी और स्पष्ट सी साक्षी ने पास आकर मुस्कुराते हुए कहा, यार, तू इतनी छोटी सी बात पर बुरा मान गई? मैं तो मजाक कर रही थी, मैं असाइनमेंट तेरे साथ ही करूंगी। साक्षी की बात सुनकर दीप्ति के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे मुस्कुराते देख साक्षी ने सोचा कि अब सही वक्त है दीप्ति से वह बात करने का जो उसकी मां ने उसे कहा था। उसने धीमे स्वर में कहा, दीप्ति, देख, बुरा मत मानना, मेरे घर के बगल में एक बहुत अच्छा घर है जो अभी खाली हो रहा है। तू क्यों नहीं अगले हफ्ते शिफ्ट हो जाती? फिर हम दोनों साथ रहेंगे। कितना अच्छा होगा ना? और आंटी भी तो यही चाहती है। दीप्ति ने साक्षी को घूरते हुए जवाब दिया, तो मां ने तुझे भी अपने प्लान में शामिल कर लिया है? मुझे समझ नहीं आता, मां को इस हवेली से क्या प्रॉब्लम है? कितनी शांत और सुंदर जगह है यह हवेली। साक्षी ने उसे समझाते हुए कहा, तुझे पता है ऐसी हवेलियों में कितनी कहानियां दफन होती है, और तेरी हवेली तो कितनी पुरानी है, जंगल के बीचों बीच। आंटी इसलिए कह रही है कि किसी अच्छी जगह पर रहना चाहिए। दीप्ति ने पलटकर जवाब दिया, हम बचपन से इस हवेली में रह रहे हैं, आज तक तो कुछ हुआ नहीं। ये सब फिल्मी दुनिया की बातें हैं साक्षी, असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। साक्षी ने निराश होकर कहा, पता नहीं इस हवेली में ऐसा क्या है जो तू इसे छोड़ना नहीं चाहती। आंटी बहुत परेशान है तुझे समझाते समझाते, वो तो थक गई है। खैर, अब बहुत हो गया, चल अब घर चलते हैं, कल मिलते हैं। दीप्ति ने हामी में सिर हिलाया और दोनों घर की ओर निकल पड़ी। अगले दिन दीप्ति और साक्षी जैसे ही कॉलेज पहुंची, वासु अचानक उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसके साथ एक और लड़का भी था। साक्षी ने गुस्से में पूछा, ये क्या मजाक है? हम डर गए ना? वासु दीप्ति के करीब आकर मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारी दोस्त भी डर गई क्या? दीप्ति ने साक्षी को चलने का इशारा किया और दोनों वहां से जाने लगी। तभी वासु ने दीप्ति का हाथ पकड़कर रोक लिया। दीप्ति ने गुस्से में वासु की तरफ देखा और एक झटके में अपना हाथ छुड़ाकर बोली, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ये सब क्यों कर रहे हो? वासु थोड़ा उदास होकर बोला, मैं जानता हूं तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं एक बार कोशिश करना चाहता हूं। चलो एक समझौता करते हैं, हम साथ में असाइनमेंट करते हैं। अगर इन 2 महीने में मैं तुम्हें जरा भी अच्छा नहीं लगा तो मैं कभी तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। दीप्ति थोड़ी देर सोचती रही और फिर उसने वासु से हाथ मिलाया। ठीक है, लेकिन अपना प्रॉमिस याद रखना। वासु ने उत्साह से सिर हिलाया
और मुस्कुराते हुए कहा, मैं वादा निभाऊंगा। तभी वासु का दोस्त जो उसके साथ आया था मजाकिया अंदाज में बोला, वासु, तू तो मुझे अपने नए दोस्तों से मिलवाने वाला था और खुद ही उलझा हुआ है किसी और काम में। वासु ने हंसते हुए अपने दोस्त की तरफ देखा और कहा, सॉरी यार, भूल गया था, अब मिलवाता हूं। उसने साक्षी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मेरी फ्रेंड साक्षी है और ये है साक्षी की फ्रेंड दीप्ति। सुमीत, जो वासु का दोस्त था, उसने दीप्ति की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, मैं सुमीत। दीप्ति ने हाथ मिलाते हुए कहा, मैं दीप्ति। सुमीत मुस्कुराते हुए बोला, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा दीप्ति। मैं कब से तुमसे मिलना चाह रहा था। हम एक ही कॉलेज में हैं, पर कभी मिल नहीं पाए। वासु ये सब देख थोड़ा चिढ़ गया और बोला, दीप्ति, इससे मिलकर तुम्हें अच्छा लगा और मुझे देखकर गुस्सा आता है? दीप्ति मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बिल्कुल। वासु की यह बात सुनकर सुमित हंसने लगा। साक्षी ने बीच में टोकते हुए कहा, वासु, तुम्हें जलन हो रही है क्या? वासु ने झिझकते हुए कहा, नहीं साक्षी, मुझे जलन नहीं हो रही, मुझे तो बस थोड़ा अजीब लग रहा है। मुझसे तो हमेशा गुस्से में बात करती है और इससे कैसे मुस्कुराकर बातें कर रही है? साक्षी ने मजाक में कहा, अच्छा, मैं इतनी अच्छी हूं तो पहले असाइनमेंट के लिए क्यों मना कर दिया था? वासु ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है साक्षी। दरअसल सुमित को भी कोई पार्टनर नहीं मिल रहा था। वह अभी नया है, उसका कोई दोस्त नहीं है, तो मैंने सोचा सुमित को भी शामिल कर लेते हैं। सुमित ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मुझे भी कोई पार्टनर नहीं मिला था, इसलिए मैंने सोचा साक्षी के साथ कर लेता हूं। साक्षी ने हंसते हुए कहा, ठीक है, अब ये बात समझ आई, चलो अब सब मिलकर असाइनमेंट करते हैं। और इस तरह उनका नया दोस्ती का सफर शुरू हुआ। इतना सुनने के बाद दीप्ति ने कहा, अरे बस करो, अब आज के लिए काफी हो गया, इस बात को यहीं पर छोड़ते हैं और चलो क्लास में चलते हैं, वैसे भी कैलाश के लिए देर हो रही है। ये कहकर दीप्ति क्लासरूम की ओर बढ़ने लगी और उसके पीछे पीछे साक्षी और वासु भी चल दिए। लेकिन सुमित वहीं खड़ा मुस्कुराता हुआ बोला, आखिरकार तुम मिल ही गई। क्लास खत्म होने के बाद जब दीप्ति बाहर आई तो उसने देखा कि सुमित सामने खड़ा है। दीप्ति ने उसकी तरफ कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। साक्षी ने हल्का सा हाय कहा और फिर दीप्ति के साथ घर के लिए निकल पड़ी। वासु सुमित के पास जाकर बोला, तुम मेरा इंतजार कर रहे थे क्या? और फिर उसके साथ चल दिया। जब दीप्ति घर पहुंची तो उसने देखा कि शकुंतला पहले से ही बैठी है। शकुंतला को इस तरह बैठे देखकर दीप्ति को समझ आ गया कि कुछ बात जरूर है। दीप्ति धीरे धीरे ऊपर जाने लगी तो शकुंतला ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, यहां आकर बैठो दीप्ति। दीप्ति चुपचाप जाकर शकुंतला के पास बैठ गई। शकुंतला ने सख्त आवाज में कहा, तू यहां से कहीं और नहीं जाएगी? ये सुनकर दीप्ति ने चुपचाप सिर हिलाया, जिससे शकुंतला का गुस्सा और बढ़ गया। शकुंतला ने कड़े लहजे में कहा, ऐसे नहीं चलेगा बिटिया, अब तुम्हें दो में से एक को चुनना होगा। दीप्ति ने चौंकते हुए पूछा, किस बात की? शकुंतला ने जवाब दिया, या तो तू ये महल छोड़कर जाएगी या फिर हाल में लगी उस तस्वीर को हटाया जाएगा। ये सुनकर दीप्ति का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह अचानक गायब हो गई और अपने कमरे में जाकर जोर से दरवाजा बंद कर लिया। शकुंतला ने उसकी हरकत सुन ली और बड़बड़ाई, इस बार मैं तुम्हारे सामने हार नहीं मानूंगी बिटिया। रात बीत गई। सुबह होते ही शकुंतला दीप्ति के कमरे में गई। उसने दरवाजे को धक्का दिया तो वह खुल गया। अंदर जाकर देखा तो दीप्ति वहां नहीं थी। शकुंतला थोड़ा घबरा गई और तुरंत दीप्ति को फोन किया। दीप्ति ने कॉल उठाते हुए कहा, माँ आप चिंता मत करो, मैं गुस्सा नहीं हूं, मुझे कुछ काम था इसलिए जल्दी कॉलेज आ गई, घर आने के बाद सब बता दूंगी। दीप्ति की बात सुनकर शकुंतला को थोड़ी राहत मिली और वह नाश्ता करके अपनी कंपनी के लिए निकल गई। उधर दीप्ति उदास मन से कॉलेज के आसपास टहल रही थी। थोड़ी देर बाद वासु वहां आया और दीप्ति को देखकर उसके पास बातें करने के लिए चला गया। दीप्ति ने पहले ही कहा, आज मेरा मूड ठीक नहीं है, मुझसे बातें मत करना। वासु ने हंसते हुए कहा, तुमसे बात जरूर करूंगा, तभी तो तुम्हारा गुस्सा उतरेगा। दीप्ति ने उसकी ओर देखकर कहा, तुम्हारे पास कोई ऐसी बात है जो मुझे गुस्सा नहीं दिलाए? वासु ने मुस्कुराते हुए कहा,
ठीक है, चलो चाय पीते हैं और बात करते हैं। इतना कहकर वासु चाय लेने चला गया। थोड़ी देर बाद वह दोनों हाथों में चाय के कप लेकर लौटा और एक कप दीप्ति की ओर बढ़ा दिया। दीप्ति ने चाय ले ली और वासु को भी बैठने का इशारा किया। वासु दीप्ति के पास बैठ गया और थोड़ी देर तक उसे देखता रहा। फिर बोला, तुम बहुत उदास लग रही हो, कुछ हुआ क्या आज? दीप्ति ने ठंडी आवाज में कहा। हाँ, मैं उदास हूं, लेकिन कोई खास बात नहीं है। वासु ने फिर पूछा, तो आज इतनी सुबह क्यों आई हो? दीप्ति ने उसकी बात काटते हुए कहा, मेरी छोड़ो, तुम भी तो जल्दी आए हो। वासु ने बताया, कुछ दिन से मेरे दादाजी आए हुए हैं गांव से। वे हमेशा मुझे बेकार की बातें समझाते रहते हैं, इसलिए उनके लेक्चर से बचने के लिए जल्दी आ गया और आकर देखा कि तुम मिल गई। मेरे लिए तो अच्छा ही हुआ, अब और दिनों की तरह अकेले बोर नहीं होना पड़ेगा। वासु की बात सुनकर दीप्ति मुस्कुराई और फिर बोली, तुम्हारे दादाजी अच्छे लेक्चर देते होंगे, तुम्हें सुनना चाहिए था। वासु ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे दादाजी भी अच्छा लेक्चर देते होंगे, है ना? दीप्ति ने बिना किसी भाव के कहा, मेरे तो दादाजी नहीं है। वासु ने तुरंत माफी मांगी और फिर बात बदलते हुए पूछा, साक्षी कब आएगी? दीप्ति ने बताया, उसने कल ही बताया था कि आज नहीं आएगी, उसे कहीं जाना था। वासु ने कहा, अभी उसे कॉलेज कॉल करके पूछो, शायद आ जाए। दीप्ति ने कहा, नंबर दे देती हो, तुम ही बात कर लो उससे। वासु ने कहा, मुझे साक्षी का नंबर नहीं चाहिए, तुम्हें अपना लेना है तो दे दो। दीप्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब छोड़ो, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। जब दीप्ति ने वासु से सवाल पूछा, वासु विस्मय से बोला, बिल्कुल पूछ सकती हो। दीप्ति ने सवाल किया, तुम्हारा पसंदीदा खेल कौन सा है? वासु ने जवाब दिया, फुटबॉल। फिर दीप्ति ने पूछा, ठीक है, मान लो तुम्हें अपने पसंदीदा फुटबॉल ग्राउंड और फुटबॉल में से एक चुनने को कहा जाए, तो तुम क्या चुनोगे? वासु कुछ समय तक चुपचाप दीप्ति की ओर देखता रहा, फिर कहा, मुझे तो ग्राउंड ही पसंद है। तभी कॉलेज का गेट खुल गया। वासु ने कहा, तुमसे बात करते करते समय का पता ही नहीं चला, रोज इधर उधर भटकना पड़ता था। इसके बाद दोनों कॉलेज के अंदर जाने लगे। तभी पीछे से सुमित आता है और पूछता है, अरे तुम दोनों कॉलेज 7 बजे आई थे क्या? दीप्ति, जो कुछ जल्दी में थी, कहती है, नहीं नहीं, हम साथ में नहीं आए थे, बस गेट के पास मिले हैं। यह सुनकर सुमित देखता है और दीप्ति वासु को देखकर सिर हिलाती है। फिर तीनों एक साथ क्लासरूम में चले जाते हैं। क्लास के बाद जब दीप्ति घर जाने लगी, वासु ने उसे घर छोड़ने की पेशकश की और सुमित भी वासु के साथ था। दीप्ति ने कहा, मैं रोज अकेले ही घर जाती हूँ, मुझे किसी के साथ जाने की आदत नहीं है, तुम दोनों अपने अपने घर जाओ। ये कहकर दीप्ति चली गई। सुमित ने दीप्ति के जाने के बाद वासु से पूछा, वासु, तुम्हें दीप्ति कुछ अजीब नहीं लगती? वासु ने आश्चर्य से पूछा, अजीब कैसे? सुमित ने कहा, छोड़ो, मुझे समझ नहीं आएगा, तुम तो उसके पीछे पागल हो गए हो। वासु ने मुस्कुराते हुए कहा, पता नहीं, तुम्हारे जैसे सोचते हो। इसके बाद दोनों बातें करते हुए घर की ओर चल दिए। दीप्ति जब घर पहुंची तो उसने दीवार पर लगी अपनी तस्वीर उतार ली और अपने कमरे में रख दी। शकुंतला ने जब घर में प्रवेश किया और देखा कि तस्वीर हॉल में नहीं लगी है, तो उसने दीप्ति से पूछ लिया। दीप्ति के कमरे में जाकर, जहां दीप्ति बेड पर लेटी हुई अपना कॉलेज वर्क कर रही थी, शकुंतला उसके पास बैठ गई और प्यार से उसके बालों को सहलाने लगी। दीप्ति ने अपनी कॉपी बंद की और शकुंतला की ओर देखा। शकुंतला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर दीप्ति ने शकुंतला की गोद में अपना सिर रख लिया और धीरे धीरे नींद की गोद में चली गई। सुबह दीप्ति ने सुकून के साथ काम में मदद की। फिर दोनों ने साथ में नाश्ता किया और घर से निकल गए। कॉलेज पहुंचकर दीप्ति ने देखा कि वासु कॉलेज के बाहर खड़ा है। दीप्ति ने उसे देखकर अपना हाथ हिलाया और हाय कहा। वासु ने चौंकते हुए देखा कि दीप्ति उससे बात कर रही है। मुस्कुराते हुए वासु ने दीप्ति से पूछा, आज तुम्हारी तबीयत ठीक है? दीप्ति ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, लेकिन क्यों? वासु ने कहा, कुछ नहीं, बस तुम मुझसे बात कर रही हो। दीप्ति ने जवाब दिया, हाँ, मैंने सोचा कि हम दोस्त हैं। वासु खुशी से बोला, हाँ, हम दोस्त हैं। साक्षी ने भी पूछा, क्या बात कर रहे हो? दीप्ति ने कहा,
कुछ नहीं, चलो क्लास में चलते हैं। क्लास में पहुंचने पर वासु ने दीप्ति से पूछा, क्या मैं तुम्हारी बगल में बैठ सकता हूं? दीप्ति ने सिर हिला दिया। साक्षी ने देखा और पूछा, दीप्ति, आज तुम कुछ अजीब कर रही हो? दीप्ति ने जवाब दिया, मैं तो अच्छे से पेश आ रही हूं। क्या तुम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा? पहले जैसा करूं क्या? साक्षी और वासु ने हंसते हुए सिर हिला दिया। क्लास खत्म होते ही दीप्ति ने कहा, आज से असाइनमेंट शुरू करते हैं, बहुत लेट हो गए हैं। पहले से ही साफ कहने लगे, हाँ, सबको आधे आधे बांट दिया होगा। फिर कहने लगे, आज से ही असाइनमेंट शुरू करना है, लेकिन मेरे पास तो अभी तक कुछ भी नहीं है। साक्षी ने कहा, कोई बात नहीं, कल से शुरू कर लेंगे। अपने दोस्त सुमित को भी बता देना। अगले दिन सभी कॉलेज पहुंचे और असाइनमेंट की रूपरेखा पर चर्चा करने लगे। साक्षी ने सुझाव दिया, लाइब्रेरी में असाइनमेंट करते हैं, वहां काफी शांति रहती है, हम आराम से काम कर सकते हैं। तीनों ने सहमति में सिर हिलाया। तभी सुमित ने सवाल किया, तो 2 लोगों को मिलकर एक असाइनमेंट पूरा करना है? साक्षी ने कहा, हाँ, इसीलिए मैं सोच रही थी कि पहले ही तय कर लें कि कैसे और कहां करेंगे। दीप्ति ने बीच में ही कहा, पहले क्लास में चलते हैं, क्लास का टाइम हो गया है। क्लास खत्म होने के बाद लाइब्रेरी में मिलेंगे और उस समय जो डिसाइड करेंगे। सभी ने क्लास में जाने का निर्णय लिया। क्लास जल्दी ही समाप्त हो गई और दीप्ति लाइब्रेरी में पहुंच गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। दीप्ति ने लाइब्रेरी में रखी किताब मुक्ति के द्वार पढ़नी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद सुमित और साक्षी वहां आ गए। दीप्ति ने बुक बंद कर दी। वासु ने दीप्ति से बुक ले ली और पूछा, तुम मुक्ति के द्वार क्यों पढ़ रही हो? दीप्ति, तुम्हें कुछ और पढ़ना चाहिए, शायद कोई थ्रिलर या रोमांस। दीप्ति ने नापसंदगी जताते हुए कहा, तुम्हें जो पढ़ना है पढ़ो, मुझे सलाह मत दो। पहले यह बताओ कि तुम लोग इतनी देर से कहां थे? साक्षी ने जवाब दिया, हम पास ही घूम रहे थे। दीप्ति ने कहा, ठीक है, अब 5 बज चुके हैं, मैं घर जा रही हूं। साक्षी ने चिंतित होकर पूछा, अगर तुम चली जाओगी तो हमारा असाइनमेंट कैसे पूरा होगा? दीप्ति ने जवाब दिया, हम इसे नहीं कर पाएंगे, इसलिए हर वीकेंड पर हम किसी के घर मिलते हैं। इतना कहकर दीप्ति वहां से निकल गई। साक्षी ने देखा कि दीप्ति कुछ अलग व्यवहार कर रही है और पूछा, क्या तुम लोगों को भी ऐसा ही लगता है? वासु और सुमित ने सिर हिलाया और वासु ने कहा, चलो अब हम भी घर चलते हैं। अगले दिन कॉलेज के गेट पर वासु ने दीप्ति को रोकते हुए पूछा, कल तुम इतनी जल्दी क्यों चली गई थी? दीप्ति ने उत्तर दिया, कुछ नहीं, मुझे जल्दी घर जाना था और देर भी हो गई थी, इसलिए जल्दी चली गई। वासु ने कहा, ठीक है, मुझे लगा तुम गुस्सा हो गई हो क्योंकि मैंने तुम्हारी बुक ले ली थी। दीप्ति मुस्कुराते हुए बोली, मुझे इतनी छोटी बात पर गुस्सा नहीं आता, इससे पता चलता है कि तुम बहुत ही मासूम हो। वासु ने उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए कहा, सच में? दीप्ति भी उसकी आंखों में देखने लगी। थोड़ी देर तक दोनों ऐसे ही खड़े रहे, तभी साक्षी आ गई। साक्षी ने देखा और पूछा, तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? वासु और दीप्ति ने चौंकते हुए जवाब दिया, हम बस बातें कर रहे थे। साक्षी ने पूछा, कल वीकेंड है, क्या सोचा है तुम लोगों ने? दीप्ति ने कहा, हम साक्षी के घर चलते हैं असाइनमेंट के लिए। लेकिन साक्षी ने बीच में ही कहा, हम वासु के घर पर मिलते हैं। सुमित ने कहा, मेरे बिना भी अच्छा है, हम मिलते हैं। वासु ने कहा, नहीं, मेरे दादाजी अभी मेरे घर पर है, वो लेक्चर देकर तुम्हें परेशान करेंगे। सुमित ने कहा, तो चलो मेरे घर पर मिलते हैं, वैसे भी मैं अकेला रहता हूं तो सब यहां मिलते हैं। सभी को सुमित का प्रस्ताव सही लगा और उन्होंने स्वीकार कर लिया। सुमित ने जब देखा कि सभी उसके घर आने के लिए राजी हो गए हैं तो उसने दीप्ति की तरफ एक अजीब मुस्कान के साथ देखा। दीप्ति ने यह नोटिस किया लेकिन कुछ नहीं कहा। वह सोचने लगी कि सुमित उसे देखकर क्यों मुस्कुरा रहा है। उसने सोचा, शायद मैं सब पर ज्यादा ही शक कर रही हूं। वासु ने दीप्ति को गहन विचार में खोया हुआ देखकर पूछा, दीप्ति, तुम क्या सोच रही हो? दीप्ति ने अपने विचारों से बाहर आते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं सोच रही हूं। वैसे हमें कितने बजे मिलना है? वासु ने कहा, हमें सुमित से पूछना चाहिए कि हम कितने बजे उसके घर आ सकते हैं। सुमित ने जवाब दिया, तुम लोग सुबह 10 बजे आ सकते हो। तुम्हें मेरे घर का पता मालूम है तो सुदीप्ति, साक्षी और वासु
सभी एक साथ सिर झुका देते हैं। साक्षी ने वासु की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हें तो पता होगा ये तुम्हारा दोस्त है। वासु ने जवाब दिया, नहीं, हम इतने करीबी दोस्त नहीं हैं। बचपन में एक बार मिले थे और अब दूसरी बार मिल रहे हैं, इसलिए मैं इसे ज्यादा अच्छे से नहीं जानता। कुल मिलाकर मैंने इससे केवल 2 बार मुलाकात की है। सुमित ने कहा, हाँ, वासु सही कह रहा है, मैं अपना पता भेज देता हूं। सुमित ने अपना फोन निकालकर पता भेजने की कोशिश की, लेकिन उसे दीप्ति का नंबर नहीं मिला। दीप्ति से नंबर मांगने पर दीप्ति ने कोई जवाब नहीं दिया। साक्षी ने सुमित से कहा, मैं दीप्ति को साथ ले आऊंगी। दीप्ति जल्दी से किसी को अपना नंबर नहीं देती। सुमित ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम दोनों साथ में आ जाना। वासु ने कहा, अगर सारी बातें हो गई हैं तो जल्दी से क्लास में चलते हैं, काफी देर हो रही है। वासु की बात सुनकर सभी को लगा कि कहीं क्लास शुरू ना हो जाए और वे जल्दी से क्लास की ओर चल दिए। क्लास खत्म होने के बाद सभी अपने अपने घर लौट गए। जब दीप्ति अपने घर पहुंची तो देखा कि उसकी मां शकुंतला पहले ही घर आ चुकी है और खाने के लिए कई चीजें लाई है। पेपर में देखे तो सब उसकी पसंद के खाने थे। दीप्ति ने एक बर्गर उठाया और खाने लगी। उसने मां से पूछा, मां, आप यह सब क्यों लाई हो? आज क्या खास दिन है? शकुंतला ने जवाब दिया, नहीं बिटिया, बस आज मन किया कि तुम्हें कुछ अच्छा खिलाऊं। दीप्ति ने शकुंतला को देखते हुए सोचा, मां आज खुश नजर आ रही है, अभी उन्हें बता देती हो कि मुझे कल 10 बजे से सुमित के घर जाना है। लेकिन उसने सोचा, अगर मम्मी को बताऊंगी कि मैं किसी लड़के के घर जा रही हूं तो जान ही देगी। इसीलिए उसने साक्षी का नाम लिया और कहा, मां, मुझे कल 10 बजे से साक्षी के घर जाना है, कॉलेज का कुछ काम है। शकुंतला ने बिना कोई सवाल किए हाँ कर दी। दीप्ति खुश हो गई कि मां ने हाँ कर दिया। फिर दोनों मां बेटी खाना खाकर सोने चली गई। अगले दिन सुबह दीप्ति तैयार होकर 9 बजे ही घर से निकल गई। घर से बाहर आकर उसने साक्षी को कॉल किया। साक्षी ने कॉल उठाकर कहा, मैं तुम्हारे घर आ रही थी लेकिन रास्ता भूल गई, मैं अपना लोकेशन शेयर कर रही हूं, तुम आ जाओ। दीप्ति ने कहा, ठीक है, मैं आ रही हूं। जब दीप्ति साक्षी के पास पहुंची तो देखा कि साक्षी बेहद खूबसूरत लग रही थी। दीप्ति ने कहा, तू आज बड़ी सुंदर लग रही है। साक्षी ने जवाब दिया, हाँ, क्योंकि मैंने 1 घंटे तक मेकअप किया है। फिर साक्षी ने कहा, मुझे कुछ सामान भी लेना है। दीप्ति ने हंसते हुए पूछा, अच्छा, मेकअप करने से इतनी सुंदर लग रही हो, लेकिन क्या लेना है? साक्षी ने कहा, मुझे बस एक किताब लेनी है जो मैंने अभी तक नहीं ली, असाइनमेंट के लिए कुछ आइडिया मिल जाएगा। फिर दोनों सुमित के घर के नीचे पहुंच गईं। वहां उन्होंने देखा कि वासु पहले से ही खड़ा है। साक्षी ने वासु से पूछा, क्या तुम हमारे इंतजार में खड़े थे? वासु ने साक्षी को नजरअंदाज करते हुए दीप्ति के पास जाकर प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, चलो दीप्ति। दीप्ति ने मुस्कुराते हुए बिना कुछ कहे बस सिर हिलाकर वासु के साथ चल दी। साक्षी ने मुंह चिढ़ाते हुए उनके पीछे पीछे चलना शुरू किया। कॉलोनी में घुसने के बाद उन्हें सुमित का रूम नंबर नहीं पता चला। सुमित को फोन करके सुमित बाहर आ गया और 2nd फ्लोर से हाथ हिलाकर इशारा किया कि मैं यहां हूं, आ जाओ। तीनों सुमित के घर पहुंच गए। साक्षी ने कहा, तुम्हारा घर तो काफी छोटा है। सुमित ने जवाब दिया, दीप्ति, तुम्हारा घर बहुत सुंदर है, तुमने अकेले ही इसे बहुत अच्छे से रखा है, साफ सुथरा है। सुमित ने सभी से पूछा, किसी क्या चाहिए? दीप्ति ने कहा, मुझे कॉफी चाहिए। वासु और साक्षी ने भी कॉफी के लिए हाँ कर दिया। सुमित ने सभी के लिए कॉफी बनाई और सब लोग आराम से बात करने लगे। साक्षी ने कहा, मेरी कुछ चीजें एक घर पर छूट गई हैं, बस तुम मेरे साथ चलो, जल्दी चलेंगे और जल्दी वापस आएंगे। वासु ने खंडित भाव से कहा, नहीं, मैं यहीं रहूंगा, तुम सुमित को लेकर चली जाओ। साक्षी ने आपत्ति जताई, यह सुमित का घर है, उसे हम कैसे ले जा सकते हैं? वासु ने आग्रह किया, चलो जल्दी चलो, फिर लौट आएंगे। साक्षी की लगातार जिद के बाद वासु ने जाना मान लिया और दोनों साथ निकल पड़े। दीप्ति ने वासु की ओर देखकर कहा, जल्दी आना। वासु मुस्कुराया और जवाब में हाथ से जल्दी आऊंगा कहकर चल दिया। साक्षी और वासु के वहां से जाने के बाद सुमित ने दीप्ति से कहा, चलो
मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाता हूँ। दीप्ति ने इनकार किया, लेकिन सुमित की बार बार की जिद के बाद वह उसके साथ कमरे में चली गई। सुमित कमरे में जाकर अपनी अलमारी से कुछ निकालने लगा। दीप्ति ने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? सुमित ने एक शीशी निकालते हुए कहा, तुम्हें अपने बारे में बताना है कि तुम बाकी लोगों से कितनी अलग हो, या तुम्हारे पास कुछ विशेष है? दीप्ति आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? सुमित ने शीशी का पानी हाथ में लिया और दीप्ति पर छिड़क दिया। दीप्ति की त्वचा पर पानी गिरते ही उसे जलन महसूस होने लगी। वह अपनी जगह से हिल नहीं पाई और अपनी शक्तियों का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। सुमित हंसते हुए बोला, मैं तुम्हारी शक्तियों के बारे में बात कर रहा था। तुम्हारे बारे में सुनी कहानियां तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन तुम तो काफी कमजोर निकली। दीप्ति ने चौंकते हुए पूछा, तुम्हें मेरी शक्तियों के बारे में कैसे पता चला और तुम्हें किसने बताया? सुमित हंसते हुए बोला, तुम्हें पता नहीं, तुम्हारी शक्तियों के बारे में काफी बातें सुन चुका हूं। फिर उसने शीशी से और पानी लेकर दीप्ति पर छिड़क दिया। दीप्ति ने दर्द से चीख मारी और सुमित धीरे धीरे उसके पास से हटने लगा। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। साक्षी ने अंदर जाकर देखा। सुमित थोड़ी दूरी पर खड़ा था और दीप्ति अपने हाथों से अपने गले को दबा रही थी, चीख रही थी। वासु ने सुमित को दीप्ति के सामने से हटाया और उसे धक्का दे दिया, जिससे उसका सिर दीवार से टकराया। सुमित सिर पकड़े हुए गिर पड़ा। वासु ने सुमित पर ध्यान दिए बिना दीप्ति के पास जाकर उसके हाथ हटाए और पूछा, दीप्ति, तुम ठीक हो ना? दीप्ति ने आंखें खोली और देखा वासु सामने खड़ा है। उसने वासु को गले लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। वासु उसके बालों को स्नेहपूर्वक सहलाने लगा। साक्षी ने दीप्ति के पास आकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींच लिया। फिर उसने कहा, एक गिलास पानी लाओ। साक्षी ने थोड़ी नाराजगी दिखाई और पानी लाने चली गई। वासु ने दीप्ति को पानी पिलाया और उसे शांत करने की कोशिश की। जब दीप्ति शांत हो गई, वासु ने सुमित की कॉलर पकड़कर उससे पूछा, बताओ, तुमने क्या किया? सुमित ने हंसते हुए कहा, मुझे क्यों पूछ रहे हो? शायद मैं झूठ बोल दूं। वासु ने सुमित के रंगे हुए कॉलर को देखा और सुमित से पूछा, बताओ, क्या हुआ था? दीप्ति ने वासु और साक्षी की ओर देखा। वह वासु सुदीप्ति के पास जाकर कहता है, देखो, जो भी तुम्हें बताना है खुलकर बताओ। डरने की जरूरत नहीं है, यह सोचने की जरूरत नहीं कि वह मेरा दोस्त है। मैं फिर भी तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। बस बताओ। सुदीप्ति ने शांत नजरों से सबको देखा और थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, वासु, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है और सुमित ने मुझ पर छिपकली फेंक दी थी, इसलिए मैं चीख पड़ी थी। सबको डराने के लिए सॉरी। सुमित ने सुनकर चौंकते हुए कहा, वाओ, तुम्हें सच में छिपकली से इतना डर लगता है? इतना कहकर सुमित जोर से हंस पड़ा। दीप्ति बस उसकी ओर एकटक देखती रही और बोली, जो भी हो, लेकिन तुम मेरी दीप्ति से दूर रहो, क्योंकि मुझे यकीन नहीं है कि यह बात सच है। सुमित ने हैरान नजरों से वासु की ओर देखा और कहा, वासु, तुम पागल हो गए हो? मेरी दीप्ति के पीछे लगे हो? क्या तुम इस लड़की से प्यार करने लगे हो? वासु ने उत्तेजना से जवाब दिया, हाँ, पागल हो गया हो इसके पीछे और प्यार भी करता हो। तो तुम क्या करोगे? सुमित ने वासु को शांत करते हुए कहा, दुनिया में इतनी सारी लड़कियां हैं, तुम्हें सिर्फ यही मिली थी। लेकिन छोड़ो, अगर ऐसा है तो तुम्हें इसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। दीप्ति ने सुमित की बातों को सुनते हुए खड़े होते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम लोग बात को जरूरत से ज्यादा खींच रहे हो। अब बस भी करो, गलती मेरी थी। मैं छोटी छोटी बातों से डर जाती हूँ, इसलिए सॉरी। साक्षी ने कहा, तुमने इन दोनों में लड़ाई भी करवा दी और अब अच्छी बन रही हो। दीप्ति को साक्षी की बातों पर शौक लगा और उसने कहा, साक्षी, तुम क्या बोल रही हो? क्या तुम नहीं जानती कि मैं ऐसी चीजें नहीं कर सकती? साक्षी ने गुस्से में कहा, हाँ, मुझे पता है कि तुम बचपन से ऐसी ही हो। तुम्हारी मनमर्जी चलती है और तुम्हारा दोस्त हमारे सारे दोस्तों को डराकर भगा देता है। तुम्हारा घर तो किसी महल से कम नहीं लगता और तुम्हारी हरकतों से मुझे डर लगता है। सुमित ने भी तुम्हारे बारे में बताया है। साक्षी की बातें सुनकर दीप्ति की आंखें नम हो गईं। उसने एक निराशाजनक स्वर में कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि साक्षी, तुम मेरे बारे में ऐसी बातें सोचती हो। अगर यही तुम्हारा विचार है तो ठीक है, मुझे समझाने का कोई फायदा नहीं।
अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। इतना कहकर दीप्ति सुमित के घर से चली गई। बासु और सुमित ने साक्षी की ओर एक नजर डाली और फिर दीप्ति के पीछे चले गए। सुमित के घर से बाहर निकलकर दीप्ति ने चारों ओर देखा, लेकिन कहीं भी साक्षी नजर नहीं आई। वापस आकर वासु ने साक्षी से दीप्ति के घर का पता पूछा। साक्षी ने कहा, मैंने अब तक सिर्फ एक बार उसके घर का दौरा किया है। मुझे जंगलों के बीच का रास्ता पता है, लेकिन उसके घर का नहीं। आज ही जाने की कोशिश की थी, लेकिन भटक गई। वासु ने पूछा, क्या तुम्हें दीप्ति की बातें अजीब नहीं लगती? साक्षी ने जवाब दिया, मुझे कुछ भी अजीब नहीं लगता। मुझे तो बुरा लग रहा है कि तुम उसकी बचपन की दोस्त हो और उसके बारे में ऐसा बोल रही हो। छोड़ो, मैं तुम्हें उसका नंबर दे सकती हूँ। साक्षी ने वासु को दीप्ति का नंबर दे दिया। वासु ने दीप्ति को कॉल किया, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाई। घर पहुंचते ही दीप्ति ने देखा कि उसकी मां के साथ एक व्यक्ति बैठा है जो लगभग उसकी मां की उम्र का लगता है। दीप्ति के आते ही उसकी मां और वह व्यक्ति खुशी से उसकी ओर देखने लगे। दीप्ति की मां ने आकर कहा, बेटा, इनके पैर छुओ, ये तुम्हारे पापा हैं। दीप्ति ने चौंक कर अपनी मां से पूछा, आप क्या कह रही है? शकुंतला ने कहा, जो मैं कह रही हूं वो करो। दीप्ति ने जानकर उनके पैर छू लिए। दीप्ति के पापा ने कहा, तुम कितनी बड़ी हो गई हो। जब मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था तब तुम छोटी थी, अब तुम बहुत सुंदर हो। आओ मेरे पास बैठो। दीप्ति उनके बगल में बैठ गई और पापा ने पूछा, तुम कौन सी क्लास में पढ़ती हो? दीप्ति ने उत्तर दिया, मैं 3rd ईयर में हूं। दीप्ति के पापा ने शकुंतला की ओर देखा और कहा, कुछ दिनों की बात है, फिर हम सब एक साथ रहेंगे। मैं बहुत समय से तुम लोगों से दूर हूं, अब और नहीं रह सकता। दीप्ति ने सवाल किया, क्या आप यही रहने वाले हैं? पापा ने कहा, नहीं, मैं तुम लोगों के लिए नया घर ढूंढ रहा हूं। जैसे ही मिल जाएगा मैं तुम लोगों को वहां ले जाऊंगा। दीप्ति गुस्से में आकर बोली, मैं कहीं भी नहीं जाना चाहती, मैं यही रहूंगी। इतना कहकर दीप्ति अपने कमरे में चली गई। दीप्ति के जाने के बाद शकुंतला ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे मनाऊंगी। वह थोड़ी जिद्दी है, लेकिन मेरी सारी बात मानती है। वह बहुत प्यारी है। क्या आप में कुछ बदलाव महसूस हो रहा है? पापा ने थोड़े घबराए हुए कहा, नहीं, ऐसा कोई बदलाव नहीं है, वह बिल्कुल नॉर्मल है। शकुंतला और उसके पति देर तक बातें करते रहे। दीप्ति ऊपर के कमरे में बैठी सब कुछ सुन रही थी और सोच रही थी, मेरे पापा यहाँ कैसे आए और माँ ने उनके साथ जाने के लिए कैसे मान लिया? और क्यों झूठ बोल रही है कि मैं नॉर्मल हूँ? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। सुबह से मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? सुमित को मेरी शक्तियों के बारे में कैसे पता चला और वह चीज उसने मुझ पर क्यों डाली? मेरा शरीर क्यों जल रहा था? क्या उसके हाथ कहीं और भी लगे हैं? अगर उसके साथ अन्य लोग भी शामिल हैं तो उन्हें मेरे बारे में जरूर पता चल गया होगा। पर सवाल यह है कि उनका पता कैसे चला? मैंने सुमित के सामने कभी कोई अदृश्य शक्तियां नहीं दर्शाई, न ही कोई और बात की। ये कैसे संभव हो सकता है? इतनी जिंदगी जी चुकी हो, लेकिन मुझे कभी भी कुछ भी तुरंत समझ में नहीं आता। अगर मैं पागल हो जाऊं तो भी मैं इंसान की तरह ही बर्ताव कर रही हूं। नीति की नजर उसके फोन पर जाती है जो लगातार बज रहा था। दीप्ति ने फोन उठाया और देखा कि एक नया नंबर है। कॉल उठाते ही उसने पूछा, हेलो, कौन? आवाज आई, दीप्ति, बासु बोल रहा हूं। तुम ठीक तो हो ना? कब से कॉल कर रहा हो, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही? दीप्ति ने बासु की आवाज सुनकर फोन काट दिया, लेकिन बासु ने फिर से कॉल किया। जब ऋतिक ने कॉल नहीं उठाया तो एक संदेश आया। दीप्ति ने संदेश पढ़ा जिसमें लिखा था, अगर तुम कॉल नहीं उठाओगी तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। यह पढ़कर दीप्ति मुस्कुराई और बासु को कॉल किया। जैसे ही बासु ने कॉल उठाया, दीप्ति ने पूछा, तुमने क्या संदेश भेजा था? मेरे घर आओगे? बासु ने जवाब दिया, अगर तुम बुलाओगी तो आ सकता हो ना? दीप्ति ने कहा, नहीं, रहने दो। ये बताओ कि कॉल क्यों किया? तुम कह रहे थे कि तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी। कैसी हो? ठीक तो हो ना? और तुम कहाँ चली गई थी? मेरे दिमाग में बहुत से ख्याल आ रहे थे। बासु की ये बातें सुनकर दीप्ति कुछ देर चुप रही, फिर कहा, मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। बासु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी फिक्र नहीं करूंगा, लेकिन तुम मेरा कॉल उठा लेना। और हाँ,
जब भी मेरी जरूरत पड़े मुझे कॉल कर सकती हो या बुला सकती हो, मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगा। दीप्ति ने पूछा, पहले यह बताओ कि मेरा नंबर तुम्हें कैसे मिला? वासु ने कहा, साक्षी ने दिया। दीप्ति ने कहा, साक्षी को नहीं पता क्या हो गया है? तभी शकुंतला दरवाजे पर आ गई और पूछा, दीप्ति, तुम किससे बात कर रही थी? दीप्ति ने कहा, माँ, मैं किसी से बात नहीं कर रही थी। अगर आपको मुझसे कोई काम है तो बोलिए। शकुंतला ने दीप्ति की तरफ अपना फोन बढ़ाते हुए कहा, देखो, इसमें बहुत सारे घरों की तस्वीरें हैं, जो तुम्हें पसंद आए वही घर ले लेंगे। दीप्ति चुपचाप शकुंतला की बात सुनती रही। जब उसने कुछ नहीं कहा तो शकुंतला समझ गई कि दीप्ति गुस्से में है, इसलिए उसने कैलाश से कहा, चलो हम चलते हैं। दीप्ति, तुम सो जाओ, हम कल तुमसे बात करेंगे। अगले दिन सुबह दीप्ति जल्दी घर से निकल गई। उसने शकुंतला से कुछ नहीं कहा और कॉलेज के बाहर खड़ी होकर कल की सारी घटनाओं के बारे में सोच रही थी। अचानक कुछ तो ऐसा लगा कि इसके पीछे कोई वजह जरूर है। दीप्ति अपने विचारों में खोई हुई थी कि अचानक उसे अपने कंधे पर एक स्पर्श महसूस हुआ। दीप्ति ने डर के मारे पीछे मुड़कर देखा और पाया कि वह वासु था। दीप्ति ने वासु को देखकर राहत की सांस ली। वासु ने देखा कि दीप्ति डर गई है और पूछा, दीप्ति, तुम डर तो नहीं गई? अगर मेरी वजह से डर गई तो माफ करना, आगे से ऐसा नहीं करूंगा। दीप्ति ने पूछा, तुम इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? वासु ने उत्तर दिया, मैं रोज यहाँ आता हूँ अपने दादाजी के लिए, लेकिन तुम इतनी जल्दी क्यों आई हो? दीप्ति ने वासु के सवाल का उत्तर नहीं दिया और उल्टा पूछ लिया, क्या तुम्हारे दादाजी अभी भी यही है? वासु ने कहा, दीप्ति, तुम मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं देती, कभी भी अपनी बात मुझसे शेयर नहीं करती। लगता है तुम मुझे दोस्त भी नहीं मानती हो। दीप्ति उदास होकर बोली, मेरे पास बताने लायक कुछ भी नहीं है, बस यही कह सकती हो, लेकिन यह तो बता सकती हो कि इतनी जल्दी क्यों आई हो और क्यों उदास हो? क्या घर पर कुछ हुआ है? दीप्ति की आंखों में आंसू देखकर वासु ने पूछा, दीप्ति, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? तुम क्यों रो रही हो? दीप्ति ने कहा, तुम पहले व्यक्ति हो जिसने मेरी उदासी को पहचाना है। बाकी सब सोचते हैं कि मुझे कभी कुछ महसूस नहीं होता, जैसे मैं इंसान नहीं हूं। वासु ने पूछा, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तुम्हारे माता पिता तो तुमसे बहुत प्यार करते होंगे, तो दुनिया से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? दीप्ति ने जवाब दिया, मैं माता पिता के मामले में थोड़ी अनलकी हूं। वे कभी भी मुझसे नहीं पूछते कि मुझे क्या पसंद है या नहीं। वे हमेशा वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है। वासु ने कहा, अगर तुम्हारे पास कुछ बताने के लिए है तो मुझे बताओ। मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा और तुम्हें समझने की कोशिश करूंगा। दीप्ति ने कहा, हम इतने भी करीब नहीं हैं कि फैमिली प्रॉब्लम्स शेयर कर सके, बस इतना ही। वासु ने पूछा, तुम्हारे करीब आने के लिए मुझे क्या करना होगा? दीप्ति ने कहा, कोई जरूरत नहीं, कॉलेज का गेट खुल गया है, चलो। इतना कहकर दीप्ति जल्दी से कॉलेज के अंदर चली गई। वासु ने जाते हुए कहा, तुम्हारे बारे में मुझे पसंद है। दीप्ति ने क्लास में जाकर देखा कि सभी बच्चे उसे घेर कर बातें कर रहे हैं। उसने अपनी किताब निकाल ली और पढ़ने लगी। वही सो क्लास में आकर दीप्ति के बगल में बैठ गया। थोड़ी देर में वासु को एहसास हुआ कि आसपास के सभी लोग उसकी और दीप्ति की चर्चा कर रहे हैं। कुछ देर तक चुप सुनने के बाद वासु ने खड़े होकर चिल्लाया, जो बातें करनी है हमारे सामने करो, जितनी भी बातें करनी है सब हमें बताओ। उसने सभी को इशारा किया कि वे शांति बनाए रखें और कहा, कुछ दिनों में ये सब खुद ही भूल जाएंगे कि क्या हुआ था और किसके बारे में बातें कर रहे थे। दीप्ति ने कहा, साक्षी और सुमित ने कुछ कहा होगा, दामद। वासु ने गुस्से में कहा, मतलब कल जो भी हुआ उसे इन लोगों ने कॉलेज में फैला दिया। तुम्हारी दोस्त तुम्हारी दुश्मन बन गई है। दीप्ति ने गुस्से को देखते हुए कहा, अगले वीकेंड पर तुम मेरे घर आ जाना, असाइनमेंट पूरा कर लेंगे। वासु ने उत्सुकता से पूछा, तो तुम मुझे अपने घर बुला रही हो? मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा। क्या सचमुच मैं तुम्हारे घर आ सकता हूं? बसों की ओर देखते हुए वह सिर हिला देती है। वासु कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी क्लास की पढ़ाई शुरू हो जाती है। क्लास समाप्त होने के बाद दीप्ति जल्दी से बाहर निकलने लगती है और वासु भी उसके पीछे पीछे हो लेता है। अचानक सुमित ने वासु का हाथ पकड़ लिया और
और उसे रोकते हुए कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दीप्ति एक बार पलटकर सुमित और वासु की ओर देखती है और फिर चली जाती है। दीप्ति घर पहुंचकर देखती है कि उसके पापा और मम्मी साथ में बैठे हैं। दोनों को देखकर बिना कोई बात किए दीप्ति अपने कमरे की ओर चली जाती है। दीप्ति की इस हरकत को देखकर कैलाश जी का चेहरा उतर जाता है। बालाजी कैलाश जी को समझाते हुए कहते हैं, आज उसका मूड ठीक नहीं है। जब उसका मूड अच्छा होता है तो वह बहुत अच्छी बातें करती है, लेकिन जब मूड खराब होता है तो वह किसी से बात नहीं करती, बस अपने कमरे में बैठ जाती है। वह थोड़ी जिद्दी हो गई है, लेकिन जल्दी ठीक हो जाएगी। दीप्ति कमरे में जाकर जादू से एक किताब को केबल से अपनी ओर खींचने लगती है। किताब सिर्फ अपनी जगह से थोड़ा हिलती है। ये देखकर दीप्ति थोड़ी देर के लिए रुक जाती है और फिर से जादू करती है। इस बार किताब एक झटके में दीप्ति के हाथ में आ जाती है। दीप्ति ने किताब को रखकर जादू से कमरे में सभी सामानों को हवा में उड़ा दिया। हवा में उड़ते सामानों को वह अपने हाथ से संतुलित कर रही थी, लेकिन कुछ चीजें गिर जाती है, जिसकी आवाज सुनकर कैलाश जी पूछते हैं, क्या हुआ? कैलाश जी की आवाज सुनकर दीप्ति सभी सामानों को वापस उनकी जगह पर रखने लगती है, यह सोचते हुए कि कहीं कैलाश जी ऊपर ना आ जाए। शकुंतला कैलाश जी को ऊपर जाने से रोक देती है। दीप्ति जादू से सभी चीजों को उनकी जगह पर रखने की कोशिश करती है, लेकिन जादू न चलने के कारण पूरा कमरा अस्त व्यस्त हो जाता है। दीप्ति का जादू बंद हो जाता है, जिससे हवा में तैर रही चीजें भी गिर जाती है। दीप्ति बोलती है, अब मुझे सब कुछ खुद से करना पड़ेगा। दीप्ति पूरे 1 घंटे तक कमरे की सफाई करती है। सफाई के बाद वह थक कर बैठ जाती है और कहती है, बिना जादू के काम करना कितना कठिन है। मैं तो बहुत थक गई हूँ, लेकिन मेरा जादू अचानक क्यों काम नहीं कर रहा? शायद मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही है, जिससे मैं फोकस नहीं कर पा रही हूँ। जब मैं गुस्से में होती हूँ तब यह जादू ठीक से काम करता है। थोड़ी देर सोचने के बाद दीप्ति को लगता है कि उसका जवाब स्टोर रूम में मिल सकता है। ऐसा सोचकर दीप्ति नीचे आती है और देखती है कि कैलाश जी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। वह शकुंतला जी से पूछती है, माँ, पापा कहाँ हैं? शकुंतला जी जवाब देती है, वे तो चले गए। तुम्हें कुछ काम था क्या? दीप्ति कहती है, नहीं। इतना कहकर दीप्ति स्टोर रूम की ओर चली जाती है। शकुंतला जी ने उसे जाते हुए देखा, लेकिन ध्यान नहीं देती और अपने काम में लग जाती है। स्टोर रूम में जाकर दीप्ति देखती है कि वहां बहुत सारी पुरानी चीजें रखी है। सभी को देखकर वह बोलती है, ये सारी चीजें अभी तक यहाँ पड़ी हैं? उसकी नजर एक तस्वीर पर पड़ती है, जिस पर एक काला धब्बा लग गया था। दीप्ति तस्वीर के पास जाकर उसे ध्यान से देखने लगती है। वह निशान बहुत अजीब था, न तो जलने का था, न पानी का, और न ही किसी कीड़े का। काले धब्बे के कारण पूरी तस्वीर खराब हो गई थी और कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। दीप्ति ने तस्वीर को पलटकर देखा, पीछे भी वही निशान था। उसने उस निशान को हाथ से साफ करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी दीप्ति की नजर तस्वीर के ऊपरी हिस्से पर पड़ती है, जहां छोटे छोटे अक्षरों में कुछ लिखा था। दीप्ति पढ़ने लगती है, मेरा नाम छोड़ो, नाम लिखने का कोई मतलब नहीं। हर जन्म के साथ मेरा नाम बदल जाता है। तुम पढ़ रही हो, इसका मतलब तुम्हारे साथ घटनाएं शुरू हो गई है। जादू का कम काम करना या बिल्कुल न करना, ये सारी बातें तुम्हारी शक्तियों के खत्म होने का संकेत नहीं है। और हाँ, तुम्हारी मौत के बाद भी। इस बार मैं ज्यादा दिनों तक जिंदा रहूंगी। मैं 29 साल की हो चुकी हूँ, लेकिन कब मर जाऊंगी नहीं जानती। मेरी शक्तियां लगभग खत्म हो चुकी है। मैं लिख रही हूँ ताकि तुम इसे पढ़ सको। हमारी मुलाकात 20 साल पहले हुई थी, इसलिए श्राप का असर भी 20 साल से शुरू होता है। इसलिए 20 साल के बाद हमारी शक्तियां धीरे धीरे कम होने लगती है, और जैसे जैसे ये शक्तियां घटती है, तस्वीर पर काले धब्बे उभरने लगते हैं। जब पूरी तस्वीर काले धब्बों से ढक जाती है, तब हमारी सारी शक्तियां समाप्त हो जाती है और हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। नए जन्म के साथ तस्वीर फिर से साफ हो जाती है और वही चक्र दोहराया जाता है। इसलिए इस स्थिति से मुक्ति पाना अत्यंत आवश्यक है। हमारे पास 2 विकल्प हैं। पहला, हम लोगों को समाप्त कर दें और उनकी आत्माओं की शक्ति से अपनी शक्तियां बढ़ाएं, ताकि हमारी शक्तियां समाप्त न हो और हम मृत्यु को प्राप्त न हो। दूसरा विकल्प है
कि हमें इस शाप को समाप्त करना होगा। इसे समाप्त करने का तरीका मुझे स्वयं ढूंढना होगा, और यह अकेले तुम नहीं कर सकती हो। तुम्हें किसी की मदद लेनी होगी। जो तुम्हारे साथ शुरू से था वही तुम्हारी मदद कर सकता है। ये सब पढ़कर दीप्ति घबरा जाती है। तस्वीर उसके हाथ से गिरकर जमीन पर आ जाती है। दीप्ति तस्वीर को उठाकर वापस रख देती है और अपने कमरे में चली जाती है। अपने बिस्तर पर बैठकर दीप्ति सोचने लगती है कि उसने अब तक कितने जन्म लिए हैं, यह उसे याद नहीं आता। पिछले जन्मों की बातें तो उसे याद रहती है, लेकिन यह उसने कब लिखा है, ये क्यों नहीं याद आ रहा है। दीप्ति पूरी तरह से उलझ चुकी है और उसे इन सब से बाहर निकलने के लिए पहले यह समझना होगा कि तस्वीर पर लिखी बातें सत्य है या असत्य। दीप्ति इन विचारों में ही थी कि शकुंतला जी उसके पास आती है और कहती है, नीचे चलो दीप्ति, तुम्हें कुछ बताना है। दीप्ति कहती है, आप यही बता सकती है माँ। शकुंतला जी कहती है, नहीं, तुम नीचे चलो, फिर बताऊंगी। नीचे जाकर दीप्ति देखती है कि कैलाश जी पहले से ही वहां खड़े हैं। शकुंतला जी कैलाश जी से कहती है, आप पूछिए जो पूछना है। कैलाश जी बोलते हैं, दीप्ति, मैंने 2 घर देखे हैं। तुम कल हमारे साथ चलकर दोनों घर देख लेना। जो तुम्हें पसंद आएगा हम वहीं रह लेंगे। दीप्ति गुस्से में कहती है, आप लोगों को इस घर से क्या समस्या है? जब हमारे पास ये घर नहीं था तब आप कहाँ थे? आपको उस समय आना चाहिए था जब हमें आपकी जरूरत थी। अब जब हम अच्छे से रह रहे हैं तो आप हमें यहां से क्यों ले जाना चाहते हैं? मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। इन बातों को सुनकर कैलाश जी उदास हो जाते हैं। शकुंतला जी दीप्ति का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचती है और कहती है, दीप्ति, यह क्या तरीका है अपने पापा से बात करने का? दीप्ति ने शकुंतला का हाथ छुड़ा दिया और कहा, माँ, जब मेरे क्लास के सभी बच्चे अपने पापा के साथ खेलते थे और घूमने जाते थे तो मेरा भी मन करता था कि मैं अपने पापा के साथ घूमूं। लेकिन मेरे पापा तो मेरे पास थे ही नहीं। मैं तो यह भी नहीं जानती थी कि मेरे पापा जिंदा भी है या नहीं। इसलिए मैंने आपसे कभी कोई सवाल नहीं किया कि आपको बुरा लगेगा। और अब अचानक आकर कहते हैं कि मैं तुम्हारा पापा हूं, तो बताइए मैं कैसे स्वीकार करूं? दीप्ति की बातें सुनकर शकुंतला जी गुस्से से तमतमा जाती है और दीप्ति को जोर से एक थप्पड़ मारती है। वे कहती है, सुनो, बचपन में तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ नहीं थे। इसका मतलब यह नहीं कि तुम जिस श्राप के साथ पैदा हुई थी उसका दोष तुम्हारे पापा पर डाला जाए। गांव वालों ने तुम्हें मारने को कहा था, लेकिन मैं तुम्हें बचाने के लिए वहां से भाग आई थी। मुझे लगता था कि गांव वाले गलत है। मैं एक मासूम बच्ची हूं, लेकिन तुम ही सही में दोषी थी। तुम्हें तो यह भी याद नहीं होगा कि बचपन में कितने जानवरों को मारा है। इसके बावजूद मैंने तुम्हें पाला और अपनी बेटी माना। शकुंतला जी की बातें सुनकर दीप्ति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, तो आपने गांव वालों की बात मानकर उसी वक्त मुझे मार क्यों नहीं दिया था? इतना कहकर दीप्ति अचानक वहां से गायब हो जाती है। दीप्ति अपने कमरे में बैठकर रोती रहती है और शकुंतला जी गुस्से में दीप्ति के बारे में बोलती रहती है। कैलाश जी शकुंतला जी को समझाते हुए कहते हैं, शकुंतला, दीप्ति को माफ कर दो, वह अभी बच्ची है। उसे समझ नहीं आया कि क्या बोलना है। उसने जो देखा वही बोला। गलती मेरी है, मैंने उस वक्त तुम्हारा साथ नहीं दिया था। शकुंतला जी कैलाश की बात सुनकर उनकी तरफ देखती है और अपने आंसू पोंछ लेती है। फिर वे दीप्ति के कमरे में जाती है। दरवाजे के बाहर से झांक कर देखती है कि दीप्ति बेड पर बैठी रो रही थी। शकुंतला जी दीप्ति को देखकर वापस अपने कमरे में चली जाती है। दीप्ति और शकुंतला जी दोनों अपने अपने कमरों में विलाप करती है और बिना कुछ खाए पिए गुमसुम होकर सो जाती है। शकुंतला जी सुबह की पहली किरण से ही जाग जाती है और दीप्ति के पसंदीदा नाश्ते की तैयारी में जुट जाती है। नाश्ता तैयार कर लेने के बाद शकुंतला जी दीप्ति के कमरे में उसे जगाने जाती है, लेकिन वहां पहुंचकर देखती है कि दीप्ति का कमरा खुला है। भीतर जाकर उन्होंने पाया कि दीप्ति कहीं नजर नहीं आती। शकुंतला जी समझ जाती है कि दीप्ति गुस्से में जल्दी ही कॉलेज चली गई होगी। वह दीप्ति को फोन करती है, लेकिन कॉल कट जाती है। शकुंतला जी बार बार कॉल करने की कोशिश करती है, पर हर बार कॉल कट जाता है। एक गहरी सांस लेकर वह सोचती है, लगता है इस बार दीप्ति बहुत ही नाराज हो गई है। शाम को बात करूंगी, तब तक उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा।
दीप्ति कॉलेज के बाहर एक बेंच पर चुपचाप बैठी होती है। जब उसका फोन बजता है तो वह उसे देखने लगती है, लेकिन कॉल आते ही उसे काट देती है। बार बार कॉल आने के बाद दीप्ति अंततः फोन रख देती है और आसमान की ओर देखने लगती है। उसकी आंखों में आंसू फिर से चमकने लगते हैं। वासु, जो थोड़ी दूर से दीप्ति की हरकतें देख रहा था, सोच में पड़ जाता है और दीप्ति के बगल में जाकर बैठ जाता है। अचानक वासु के पास बैठने से दीप्ति घबरा जाती है और बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगती है। वासु ने उसकी घबराहट देखकर कहा, इतना क्यों डर गई? मैंने बस तुम्हें अकेला देखा, सोचा मैं भी बैठ जाता हूं। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो माफ करना, मैं उठ जाता हूं। दीप्ति ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं, तुम बैठ सकते हो, मैं बस चौंक गई थी, तुम अचानक आ गई ना। वासु ने उसकी बात पर ध्यान न देते हुए दीप्ति के हाथ की ओर देखा। दीप्ति का हाथ पकड़ते ही वासु की धड़कनें तेज हो गईं और वह कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। घबराहट में वासु ने कहा, क्या तुम कुछ खाने चलोगी? दीप्ति ने आश्चर्यचकित होकर वासु की ओर देखा और कहा, तुम्हें अब भी भूख लगी है? तुम घर से नाश्ता किए बिना आए हो? वासु ने उत्तर दिया, क्या तुम सोचती हो कि मैं सुबह सुबह नाश्ता करके आऊंगा? मेरा घर कॉलेज से काफी दूर है, यहां तक आने में 2 घंटे लग जाते हैं और अब सुबह के 8 बज रहे हैं। मैं घर से 5 बजे के आसपास निकला था, इसलिए मुझे भूख नहीं लगी। अब अगर तुम भूख लग रही है तो चलो, मैं तुम्हें अच्छा सा कुछ खिलाता हूं। दीप्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम बातें अच्छी तरह से करते हो? वासु ने कहा, अगर तुम मुझे जानने की कोशिश करोगी तो मैं कई बातों में अच्छा हूं, लेकिन अभी हमें खाना खाने चलना है। चलो, मैं तुम्हें कुछ अच्छा खिलाता हूं। दीप्ति ने वासु की बात सुनकर कहा, चलो चलते हैं। वासु ने चौंकते हुए कहा, इतनी जल्दी मान गई? वासु ने दीप्ति का हाथ पकड़ा और चलने लगा। दीप्ति वासु का हाथ पकड़ते हुए थोड़ी दूर तक स्तब्ध चलती रही और ध्यान से वासु को देखती रही। वासु के हाथों को देखकर दीप्ति ने अचानक रुक गई। वासु ने पीछे मुड़कर दीप्ति को देखा और कहा, चलो चले। दीप्ति ने मुस्कुराते हुए वासु का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और खुशी के साथ आगे बढ़ने लगी। दोनों के चेहरों पर खुशी की चमक साफ साफ झलक रही थी। थोड़ी ही देर में वे एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। काउंटर पर पहुंचकर वासु दीप्ति से पूछता है, दीप्ति, तुम क्या खाओगी? दीप्ति मुस्कुराते हुए कहती है, केक। वासु चौंक कर पूछता है, इतनी सुबह सुबह केक? दीप्ति हाँ में सिर हिला देती है और वासु आगे बढ़ता है। वह और भी इशारा करता है कि चलो आगे चलते हैं। जब वासु दीप्ति को रोकता है और कहता है, हम यहाँ नहीं खा सकते, तो दीप्ति जवाब देती है, यहाँ केक नहीं मिलता, आसपास किसी दुकान में देखते हैं। बहुत देर तक घूमने के बाद कोई भी केक की दुकान खुली नहीं मिलती। दीप्ति निराश होकर कहती है, चलो वापस चलते हैं, किसी और दिन खा लेंगे। वासु उसे दिलासा देते हुए कहता है, थोड़ी दूर और चलते हैं, मिल जाएगा। दीप्ति अपना फोन निकालकर टाइम देखती है और कहती है, 9 बज चुके हैं, हम कॉलेज के लिए लेट हो जाएंगे, जल्दी चलो। वासु बसों के समय को देखकर उदास हो जाता है। दीप्ति उसे खींचकर वापस रेस्टोरेंट में ले आती है और वहां पिज्जा मंगवाती है। दोनों पिज्जा खाते हुए दीप्ति उसकी तारीफ करती है, ये पिज्जा बहुत स्वादिष्ट है। वासु पूछता है, तुम्हें पिज्जा बहुत पसंद है? दीप्ति दिखाते हुए कहती है, हाँ, मुझे बहुत पसंद है। ऊपर मार जल्दी नहीं लाती, इसलिए कभी कभी ही खा पाती हो। वासु शांति से पूछता है, तो तुम खुद आकर क्यों नहीं खा लेती? दीप्ति सहजता से जवाब देती है, माँ, मुझे कॉलेज छोड़कर कहीं बाहर जाने नहीं देती। इतना कहकर दीप्ति पिज्जा की एक स्लाइस रख देती है और पानी पीने लगती है। वासु उसे उदास देखकर कहता है, तुम कुछ कुछ मेरी डायना की तरह हो और मैं कुछ कुछ तुम्हारी मम्मी की तरह। दीप्ति गंभीरता से पूछती है, डायना कौन है? वासु हंसते हुए कहता है, डायना मेरा कुत्ता है। दीप्ति पूछती है, कुत्ते का नाम डायना कौन रखता है? वासु जवाब देता है, इसके पीछे एक लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा। अभी यह बताता हूं कि तुम मेरे कुत्ते की तरह हो और मैं तुम्हारी मम्मी की तरह। वासु अपनी कहानी सुनाते हुए कहता है, जब मैं 10 साल का था, मुझे पढ़ाई के लिए अमेरिका भेज दिया गया। मैं वहां अकेला रहता था, लेकिन बाद में मुझे बहुत अकेलापन महसूस हुआ।
इसलिए 2 साल पहले मैंने एक कुत्ता पाला। फिर किसी कारणवश मुझे भारत लौटना पड़ा और मैंने उसे यहाँ ले आया। मेरे परिवार ने कुत्ते को पसंद नहीं किया, इसलिए उसे हमेशा के लिए कमरे में बंद रखना पड़ा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे प्यार नहीं करता, बस मैं उसे बचाना चाहता हूँ। अगर मैं बाहर आता हूँ तो मेरे परिवार वाले उसे कहीं दूर भेज देंगे जहाँ मैं उसे ढूंढ नहीं सकता, इसीलिए मुझे उसे कमरे में बंद रखना पड़ता है। दीप्ति कहती है, बासु, तुम अपने कुत्ते को मेरे घर क्यों नहीं लाते? इसी बीच बासु का फोन बजता है। वह कॉल चेक करता है और देखता है कि कॉल उसकी माँ का है। कॉल उठाते हुए उसकी माँ कहती है, तुम कहाँ हो? तुम अभी तक कॉलेज नहीं पहुंचे? बासु जवाब देता है, माँ, मैं कॉलेज पहुंच रहा हूँ, बाद में बात करेंगे। दीप्ति कहती है, बासु, मेरा हो गया, तुमने खा लिया? चलो चलते हैं, कॉलेज के लिए देर हो रही है। दोनों कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। जब वासु और दीप्ति कॉलेज पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सभी क्लासें चल रही है और उनके क्लास में सर पहले ही आ चुके हैं। यह देखकर वासु दीप्ति से कहता है, चलो वापस चलते हैं, अगर अंदर गए तो डांट सुननी पड़ेगी। दीप्ति बसों को देखती है और गहरी सांस लेकर कहती है, नहीं, हम अंदर जाएंगे। ये कहकर दीप्ति वासु का हाथ पकड़कर अंदर ले जाती है। अंदर आते ही क्लास टीचर उन्हें देखकर गुस्से में बोलता है, तुम इतनी देर से कैसे आए? टीचर के गुस्से को देखकर वासु आगे आता है और कहता है, सर, ये मेरी वजह से लेट हो गई है, आई एम सॉरी। टीचर वासु को सहजता से जवाब देता है, कोई बात नहीं, तुम्हारी माँ से पहले ही बात हो चुकी है, तुम जाकर आराम से बैठो। वासु दीप्ति को ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन दीप्ति अपना हाथ खींच लेती है और सिर झुकाकर खड़ी रहती है। वासु दीप्ति को ले जाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं जाती। दीप्ति टीचर से कहती है, सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं करूंगी। टीचर दीप्ति पर चिल्लाते हुए कहते हैं, क्लास में पहला स्थान हासिल करना इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपनी मनमानी करोगी। क्या तुम खुद को समझती क्या हो? तुम्हारी इन हरकतों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, इससे बाकी बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जाओ, बाहर खड़ी हो जाओ और तब तक बाहर रहो जब तक क्लास समाप्त नहीं हो जाती। दीप्ति सब सुनकर चुपचाप क्लास से बाहर निकल जाती है। बाहर से बासु उसे रोककर पूछता है, सर, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे बैठने को कहा और इसे सजा दी जा रही है। क्या ये क्लास में रहेगा या मैं भी इसके साथ बाहर जाऊं? दीप्ति वासु को चुप कराते हुए कहती है, कृपया वासु, तुम जाकर क्लास में बैठो, मेरी समस्याएं बढ़ाओ मत। वासु उसकी बात मानकर चुपचाप अपनी सीट पर लौट जाता है। दीप्ति बाहर खड़ी रहती है। क्लास की समाप्ति तक सुखा भी बाहर खड़ा रहता है और समय देखता रहता है। जैसे ही क्लास खत्म होती है, सुखा दीप्ति के पास जाकर पूछता है, तुम ठीक हो? मुझे खेद है, मेरी वजह से ऐसा हुआ। दीप्ति थोड़ी मुस्कुराकर कहती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, अब तुम घर जाओ, मुझे भी जाना चाहिए। वासु उसे रोकते हुए कहता है, क्या तुम मुझसे नाराज हो? मुझे खेद है, मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से इतना सब हो जाएगा। दीप्ति वासु को उदास नजरों से देखती है और कहती है, मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूं और तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम बार बार सॉरी कहना बंद करो। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। सुशांत खड़ा बस दीप्ति को जाते हुए देखता रहता है। घर पहुंचकर दीप्ति शकुंतला जी को बुलाती है, मामा कहाँ है? शकुंतला जी खुशी से दीप्ति की ओर आती है और देखती है कि दीप्ति की आंखों में आंसू है। शकुंतला जी दीप्ति को गले लगाकर चुप कराते हुए कहती है, क्या हुआ मेरी बच्ची, तुम क्यों रो रही हो? शकुंतला जी के गले लगते ही दीप्ति जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, माँ, मुझे अब सहन नहीं हो रहा, मैं और नहीं झेल सकती, मैं कॉलेज जाना छोड़ना चाहती हूँ। शकुंतला जी दीप्ति का सिर सहलाते हुए कहती है, मुझे माफ कर देना, शायद इसमें मेरी ही गलती है। शकुंतला जी ये समझा ही रही थी कि अचानक दीप्ति जमीन पर गिर जाती है। शकुंतला जी घबरा जाती है और उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन दीप्ति कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। कैलाश जी आते हैं और दीप्ति पर जल छिड़कते हैं, जिससे पूरे घर में एक धुआं सा भर जाता है और वातावरण में विलीन हो जाता है। शकुंतला जी कैलाश जी से पूछती है, क्या हुआ? कैलाश जी जवाब देते हैं, बचपन में तुमने दीप्ति को बचा लिया था,
लेकिन आचार्य जी ने हमें आगाह किया था कि यह कभी भी किसी के लिए भी खतरा बन सकती थी। अगर वह महल से बाहर रहती तो शायद उसकी उम्र 29 साल से ज्यादा नहीं होती। आचार्य जी उसके लिए यज्ञ कर रहे थे। सुमित और कोई नहीं, आचार्य जी का बेटा था, जिसने उस पर जल छिड़का, जिससे दीप्ति की शक्तियां खत्म होने लगी थी। शकुंतला जी को यह सब नहीं पता था, लेकिन जब वह विलाप करने लगी तो कहती है, मैंने अपनी बेटी को बड़े प्यार से पाला है। बचपन से आज तक मैंने उसे बचाया, चाहे वह चुड़ैल थी या कोई और, लेकिन थी तो मेरी बेटी। कैलाश जी बताते हैं कि आचार्य जी ने उसे इस घर में भेजा था जहां हर रोज अभिमंत्रित जल छिड़का जाता था। इस कारण दीप्ति की पेंटिंग पर काले धब्बे होने लगे थे। आज दीप्ति का अंतिम दिन था। कैलाश जी मन ही मन सोचते हैं कि अच्छा हुआ, अब वह अपनी पत्नी शकुंतला को जंगल में ले जाकर खुशी खुशी रहेंगे और बुढ़ापे में साथ बिताएंगे। दीप्ति की मौत की खबर कॉलेज में फैल जाती है। बासु, जो हक्का बक्का रह जाता है, सोचता है कि यह सब उसकी वजह से हुआ। हार्ट फेल्योर के कारण दीप्ति की मौत घोषित कर दी जाती है। बासु को दीप्ति से प्रेम हो गया था और उसने अपने प्रेम का इजहार भी किया था, लेकिन एक आम इंसान और एक पारलौकिक शक्ति का साथ संभव नहीं हो सकता। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।